बाहर वालों को नमस्कार बोल दो, जो हैं फटाफट आ जाएं। हाँ जी, बैठिए बैठिए। चलिए, एक सूत्र लिखें, फिर जांचेंगे। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जब भी मैं सूत्र बोलता हूं तो उसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेचर का मानव को लेके कोई नियम है, उसको मैं सूत्र बोलता हूं, और वो सभी पे एक समान लागू होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आया? देखिए, इस बात को भूलिए नहीं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको आपको मानना नहीं है, है ना? तो मानने के लिए कथा टाइप मत हो जाए, धीरे धीरे अपना ज़्यादा एक्सेप्टेंस बन जाता है। तो जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको हम ओरिजिनल ऑब्जर्वर की तरह से ऑब्जर्व कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में क्रिया के रूप में देख पाएँ, और हमको ये भरोसा हो जाए कि ये नियम ऐसे ही काम करता है। ठीक? तो फिर उसका नाम विश्वास है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, इसका क्या मतलब निकला? हाँ जी, माइक चाहिए? हाँ जी, पीछे एक माइक, खड़े हो जाइए थोड़ा। हेलो, हाँ, मेरा नाम हिरेंद्र सिंह चौहान, मैं अहमदाबाद से आया हूँ जी। आपने बताया जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। तो जिंदा रहने के लिए बेसिकली 4 विषय और 5 इंद्रिय है, और जीने के लिए जो चाहिए स्वयं के प्रति विश्वास, और उसके लिए जो चाहिए भाव विचार की दुनिया। तो जो विषय और इंद्रिय है वो अपने को भाव और विचार के लिए कोई मतलब काम नहीं लगते। भाव और विचार के लिए अपना अलग ही वो है जो अपने को काम लगता है। चलिए, बढ़िया। और कोई बोलेगा? हाँ जी। जैसे आपने बोला कि जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता, अगर हम उसको चारों विषय से और इंद्रियों से उसको कैलकुलेट करके भी देखें, जैसे कि रूप है, तो रूप में अगर कोई इंसान कितना भी सुंदर हो जाए, जैसे अगर मैं अपने लिए बात करूं कि अगर मैं बोल भी लूं कि मैं सुंदर भी हूं, तो उससे मेरे भाव और विचार अच्छे हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब विश्व सुंदरी के भाव और विचार सुंदर होते हैं। एग्जैक्टली, तो ज़रूरी नहीं है, इसका आपस में कोई रिलेशन है नहीं। हाँ। और बल धन पद जैसे है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोफेशन को लेके कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। विश्व सुंदर तो होता नहीं है। अब हम क्या करें? है? विश्व सुंदर का नहीं होता ना, सुंदरी का होता है। तो मिस्टर यूनिवर्स होता है, वो बॉडी में होता है, बल वाली चीज। हाँ, वो मिस्टर बॉडी और उसमें होता है। सुंदरता की उसमें बात नहीं होती, बॉडी में होता है। मिस्टर हैंडसम होता है, पर कभी सुनने में नहीं आया। हाँ, इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो कहीं और है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो जैसे अगर हम बल धन पद की भी बात करें, तो ये कोई भी प्रोफेशन ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके भाव और विचार सही है, पर कोई भी भाव और विचार ये गारंटी दे सकते कि आप उस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हो। तो मतलब कोई भी अगर किसी भी तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो जिंदा रहने का कोई भी सामान, वो चारों कैटेगरी में है, रूप बल धन पद, उसको किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लो, वो जिंदा जीने में आपको हेल्प नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल लेके कोई शेयर करना चाहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब थियोरी बोलने की बजाय आप अपनी ज़िंदगी से बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। जी, ये प्रश्न भी और ऑब्जर्वेशन भी। जैसे आपने बताया कि जिंदा रहना का कोई सामान जीने में नहीं काम आता। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जिंदा रहना कहीं ना कहीं जीने में कुछ कहीं कहीं सम्मिलित होता है। जैसे अपनी इंद्रियों में एक इंद्री है जो शब्द,
अब भाव विचार को व्यक्त कैसे करेंगे? शब्द को यूज करके ही करेंगे ना? हाँ, भाव विचार होंगे तो शब्द से व्यक्त करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जिंदा रहने तो वाली जिंदा पूरी रहना, इस्तेमाल तो जीने, होगी ना? जिंदा, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं? जी 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 जी। लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो क्या जीना उसमें शामिल है? नॉट नहीं शामिल मे और मे है। नॉट। इसका मतलब है कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो ये साधन वहाँ है ही है, लेकिन इसकी वजह से ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। जी। मैं भाषण बहुत अच्छा देता हूँ तो मेरा आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं व्याकरण आचरण का अच्छा पंडित है, हूँ आचरण अच्छा तो ये शब्द अच्छे साधन नहीं है, जूता पैर में ठीक लगता है। जी ठीक। साधन साधन है, साध्य और साधन के अंतर को हमको समझना होगा। तो मैं शब्द, मेरे पास भाषा, मैं 36 भाषा बोलता हूँ और सबका प्रकांड पंडित हूँ, इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मेरा भाव भी उतना ही अच्छा होगा, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाव अच्छे होंगे तो शब्द अच्छे निकलेंगे ना? भाव अच्छे होंगे तो शब्द अच्छे निकलेंगे, वो ऑटोमेटिक है। जी। तो शब्द भाव को नियंत्रित नहीं करता, भाव शब्द को नियंत्रित करता है। हाँ बेटा जी। नमस्कार भैया। मैं यही जो उन्होंने बोला उसमें ही ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जैसे रूप, बल, धन, पद है, ये सब एक लिमिट है इनकी, ये सीमित है। तो और जीना तो हमारा है ही असीमित। जब हमारे पास असीमित भाव हो, असीमित हो सब, तो ये सब तो उसको छू ही नहीं सकते, बिकॉज लिमिट बहुत बढ़िया। लिमिटलेस को देखिए ये एक अच्छा डिफरेंस इन्होंने दिया है। जब हम रूप, बल, धन, पद की बात कर रहे हैं तो वो सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? सीमित। और भाव सीमित वस्तु, भाव और विचार सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? यही लोग कल्याण करेंगे। 30 के नीचे वालों से ही आशा है, 30 के ऊपर वाले भी अच्छे लोग हैं। मेरी ज़िंदगी की जो ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ निकल कर आती है कि जो मानव की चाहत है, रूप, बल, धन, पद से हम सम्मान की जो प्राप्ति होती है हमें, ये जैसे मेरी ज़िंदगी का अगर मैं लूँ एक्सपीरियंस, तो मैं रूप, धन, बल, पद के आधार पर किसी को सम्मान नहीं करता हूँ। और अगर सम्मान करता भी हूँ तो वो क्षणिक होता है या मेरे फायदे के लिए होता है। वो मैं मन से, बिना किसी चाहत के, बिना किसी स्वार्थ के उसका अगर सम्मान करता हूँ तो उसका आधार रूप, बल और धन, पद कभी नहीं होता है। उसका आधार भाव या विचार है उसका। बहुत बढ़िया। इसको दूसरी तरफ से बोलें। बहन को दो माइक। मैं इनकी बात पे कमेंट कर दूं? हाँ। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को शिविर में कभी ना कभी किसी रूप में करते हैं कि आप उन 1 या 2 लोगों के नाम लिखो जिनको आप दिल से सम्मान करते हो। लिख के देखो, 1 2 3 4 कितने लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जिनको आप दिल से सम्मान करते हो? और दिल से करते हो का मतलब हमेशा करते हो। ठीक, लिख लिया? लिख लिया। अब देखो, उसकी शक्ल सुंदर है इसलिए करते हो? पैसा ज्यादा है इसलिए करते हो? पद बड़ा है इसलिए करते हो? हैं? बॉडी बिल्डर है इसलिए करते हो? उसकी गाड़ी अच्छी है, उसका मकान अच्छा है? इनमें से कोई भी कारण नहीं है। जब हम किसी का सम्मान इन आधारों पे नहीं करते तो कोई हमारा सम्मान इन आधारों पे कैसे करेगा? इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिनके चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी लुट रही है। पूरी जिंदगी मेरी ऊंचाइयों को छूने के लिए थी, मैंने पूरी जिंदगी किसी का कॉपी पेस्ट मार दिया है। किसी दूसरे की जिंदगी को मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है और 60 के बाद पता चलेगा हाथ में क्या आया। डरा नहीं रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, है ना? तो सही अर्थों में हमने अपनी जिंदगी जिया ही नहीं। लोग क्या कहेंगे इस पे हमारा पूरा ध्यान बना रहा। मेरा मन क्या कहता है, मेरा अंतरात्मा क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं, इस पे हमारा ध्यान कब गया? हाँ जी, बहन पीछे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, मैं जूनागढ़ से हूँ, रमेश सावलिया जी। मेरा कहना ये है। आप तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले? हाँ जी 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 जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अभी जो जिंदा रहने के लिए आहार निंद्रा वो है, तो आहार तो है ही जिंदा रहने, मगर हमारे यहाँ कहा गया है
जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार ऐसा विचार। तो हमारा आहार का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर, हमारे विचार पर पड़ता ही है। कई संप्रदायों में इसलिए कहीं कहीं प्रकार के अनाज हो वर्ज्य है। तो ये तो जीने का सामान है, मगर विचार के ऊपर उसका प्रभाव तो होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा प्रभाव होता है, लेकिन दोनों में से क्या ठीक लग रहा है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, या जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न? जब मन करता है ढाबा चले ही जाते हैं। किसी व्यक्ति की बात सुन के एक शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी हो सकता है। तो आदमी के ऊपर विचारों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है कि अन्न का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका मतलब अन्न प्रभावित करता है, लेकिन निर्णायक भूमिका तो मन की ही है, विचारों की ही है, भाव की ही है। भाव और विचार जोरदार ढंग से पकड़ में आ जाए तो फिर उसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काम हो जाएगा। जैसा आप चाह रहे हो उससे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, परिचय। रुचिरा गढ़िया, आनंद निकेतन स्कूल, शीलज कैंपस, अहमदाबाद जी, नमस्कार। मेरा मानना है कि जो वस्तुएं हैं या जो विषय हैं, जैसे आहार, पद, धन, आपने भी बोला सर कि अस्थाई है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, तो उनका जो सम्मान है वो भी अस्थाई है, ठीक है। लेकिन जो विचार है हमारे या जो व्यवहार है वो मनुष्य का होता है, जिससे ही वो मनुष्य के मन से और दिमाग से वो रिलेटेड होते हैं और जीना उसी से होता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। बढ़िया। थैंक यू। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला। अब निष्कर्षों की ओर चलते हैं, गंभीरता से देखिए, कोई कमी होगी तो बताइए। एक एक करके चलते हैं। तो हमने दो चीज़ों की चर्चा किया। नंबर एक मानव का सुख का है कि वो सुख की तलाश में इंद्रियों की तरफ जाता है, और सम्मान और पहचान की तलाश में रूप बल धन की तरफ जाता है। अब दोनों का हाल देखते हैं। मानव सुख कितना चाहता है? सुख हम कितना चाहते हैं? संडे टू संडे, निरंतर। तो एक तो लोचा नंबर 1, लफड़ा बोलने में थोड़ा सा आदत में नहीं आ रहा है अभी। तो लफड़ा नंबर 1, एक तो ये पता चला कि ये क्षणिक है। दूसरा पता चला हमेशा इसमें निर्भरता है, दूसरे व्यक्ति पे निर्भरता है, शरीर पे निर्भरता है। मेरा मन करता है रसगुल्ला खाऊं, डॉक्टर बोलता है डायबिटिक हो गया अब तुम्हारा कोटा पूरा। तो इसका मतलब है कि शरीर की एक स्थिति है, शरीर को भोगने वाला मैं ही हूँ। तो शरीर पे निर्भरता है, मेरा शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, है ना, या बाहर मौसम हो, निर्भरता है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जितना हम क्षणिक सुख की ओर, जितना हम इंद्रिय भोग की ओर जाते हैं, इंद्रिय भोग के मामले में यदि एक व्यक्ति स्वयं को असंतुलित पाता है, थोड़ा नजदीक आ जाएं, पति पत्नी संबंध की ज़्यादा चर्चा इस अर्थ में होती है क्योंकि बाकी संबंध में हम डिस्टेंस बना सकते हैं। भाई से नहीं बनती तो क्या करेंगे? दूरी बना सकते हैं। बच्चों से नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? दूरी बना सकते हैं। लेकिन पति पत्नी संबंध वो जगह है जहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो जीना नहीं तो झेलना। इसलिए अभी के बच्चे शादी करने से घबराए हुए हैं, और काफ़ी सारे लोगों में शादी ना करने के प्रति एक भाव उभरता हुआ दिखाई देता है। शिविर में समय आने पे उस पर बात करेंगे। तो यदि पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, यदि एक पत्नी को लगता है कि उसका पति इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर पाएगी कि विश्वास कम होता है? जोर से बोलो, कम होता है। और उल्टा कर दें, एक पति को ऐसा लगता है कि पत्नी इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित है, दोनों को छोड़ दें। हमको खुद को अपने लिए लगता है कि मैं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित हूँ, तो मैं स्वयं पे ज़्यादा विश्वास कर पाता हूँ कि कम विश्वास कर पाता हूँ? ये ठीक हो गया। तो इससे हमारी की क्लैरिटी बन गई
कि यदि मैं इंद्रियों के मामले में, यदि इंद्रियों से सुख मिलता है और इंद्रियों से सुख पाने के लिए मैं अनियंत्रित होता हूँ, तो जीने का विश्वास तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जीने से। स्वयं के प्रति विश्वास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना इंद्रियों के साथ मैं नियंत्रित होता हूँ, उतना स्वयं के प्रति विश्वास। भाई इंद्रियां मुझको चलाएं कि मैं इंद्रियों को चलाऊं? हाँ भाई, मन मुझको चलाएगा कि मैं मन को चलाऊं? ठीक तो यही लगता है कि मैं मन को चलाऊं। जब भी मैं मन को नहीं चला पाता, मन मुझको चलाता है, मैं मन के अनुसार चलने के लिए बाध्य होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये स्वीकारते हुए कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ऐसी इच्छा करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे भीतर सुख का दबाव है और मैं ऐसा करने के लिए बाध्य होता हूँ। और करने के बाद, सोचने के बाद, बोलने के बाद, करने के बाद मुझको लगता ही है कि मुझको ऐसा नहीं करना था। चाहे गुस्सा करने की बात है, चाहे तमाम जो भी, तो इससे पता चलता है कि ये जीने का विरोध, जीने से ये उल्टा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंद्रियों में सुख नहीं लेंगे, खाना खाएंगे तो खाना खाने का स्वाद पता नहीं चलेगा, है ना। इसका ये नहीं कहा जा रहा है, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन उसकी सीमा को तो पहचानना पड़ेगा कि इसकी हैसियत कितनी है। मेरी पसंद का कपड़ा पहनने से मेरे भाव और विचार नियंत्रित हो जाएंगे? मेरे पसंद का कपड़ा होने से, गाड़ी होने से मेरे भाव और विचार नियंत्रित हो जाएंगे? उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो एक बात पता चला कि इंद्रिय सुख की कोई औकात नहीं है। पूरी धरती की सारे भोग हमको उपलब्ध हो जाएं। मैं शिविर में कभी चर्चा करता हूँ कि वो फ्रीडम एट मिडनाइट, रात के 12 बजे, एक हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है, मेनली ब्रिटिश और फ्रांसीसी लेखक ने लिखी है। उसमें सारे राजा, बहुत सारे राजा एक विशेष रोग से मरे। क्या विशेष रोग? एड्स नहीं था, बोरियत। बोरियत का मतलब है जिसको लगता है कि इंद्रियों में सुख है तो वो दौड़ेगा, जिसको लगता है कि रूप बल धन से पहचान बनेगी तो वो दौड़ रहा है। अब राजा के पास तो रूप बल धन पर सारा उसका, इंद्रिय सुख सारा उसका। कोई पॉइंट पे ये निष्कर्ष आ गया कि इसमें सुख नहीं है। अब क्या सोचेगा और क्या करेगा, इसका दुख वही समझ सकता है जो स्थिति से गुजरेगा। तो दोस्तों, एक बात बहुत क्लियरली हमारे ध्यान में आती है कि इंद्रिय सुख की कोई ऐसी हैसियत नहीं है, कोई ऐसी, है ना, उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वो भाव और विचार एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, एक पीस ऑफ माइंड को दे सके, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को दे सके। बल्कि जिसको हम एंजॉयमेंट बोल रहे हैं वो क्या चीज है? वो एक वेरिएशन है, वो एक आवेश जैसा है। उस समय उत्तेजना पैदा होती है और उस उत्तेजना की कोई निरंतरता भी नहीं है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपने मन की चीज़ नहीं खाएंगे, मन का कपड़ा नहीं पहनेंगे, लेकिन उसकी हैसियत को भी हमको समझना पड़ेगा कि जिंदा रहने का सामान जिंदा रहने के काम आता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इंद्रिय सुख अपने आप में एक प्रेरणा है। आगे चलेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। तो इसको हमने 3 लोचा या 3 उसके कन्फ्लिक्ट को हमने देखा। इधर कन्फ्लिक्ट कैसा है? सामान से सम्मान की तलाश में कन्फ्लिक्ट कैसा है? सम्मान कैसा चाहते हैं? निरंतर, स्थायी। कैसा है? ये परिवर्तनशील है। तो ये नंबर 1 परिवर्तनशील है। नंबर 2, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है क्या कि इसमें लगातार कंपैरिजन है, ये तुलनात्मक है। लगातार तुलना का होना, लगातार तुलना का होना, और हर दिन 3600 बार किसी से अपने को छोटा महसूस करना और किसी से अपने को बड़ा महसूस करना। छोटा महसूस करना अपने आप में एक समस्या है और बड़ा महसूस करना उससे बड़ी समस्या है। ठीक। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा
जब भी मैं बड़ा महसूस करता हूँ तो इसका नाम अहंकार है, और ये मेरे को जीने से दूर लेके जाएगा कि जीने के पास लेके जाएगा। तो इंद्रियों में अनियंत्रित होना भी जीने से दूर लेके जाता है, और इसमें भी अपने आप को सफल मानना, सारी सफलता का मतलब ही है कि दूसरों से ज़्यादा है, उसका मतलब ही है कि अहंकार है, उसका मतलब ही है कि ज़िंदगी से दूर है। तो हमने मेहनत करके ज़िंदगी से दूरी बनाई है। इसलिए लर्निंग इज़ अनलर्निंग। जब फिर लगता है कि कुछ हाथ में नहीं आया तो हम किसी साधना में जाते हैं। साधना वाला पहले यही काम करता है कि जितना अहंकार अभी तक आपने ओढ़ा है उसको नीचे उतारो। तो इससे क्या क्लैरिटी बनी? क्या क्लैरिटी बनी? कितने लोगों को ये निष्कर्ष बहुत क्लियरली आ रहा है? बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आप क्रॉस क्वेश्चन ला सकते हो उस पर बात की जा सकती है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। धरती की सारी संपत्ति, धरती का सारा पद एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। कितने लोगों तक ये बात पहुंचती है? ठीक, तो इसको पहचानना होगा। वरना उस बहन ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे को लग रहा है वो काफ़ी अच्छा तर्क है। कोई तर्क हमको स्वीकार हो जाता है तो उसकी ताकत काफ़ी मजबूत रहती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? भौतिक। शरीर क्या है? भौतिक। इंद्रिय सुख क्या है? भौतिक। रूप बल धन पद क्या है? भौतिक। भौतिक मतलब सीमित। भाव और विचार क्या है? सीमित के असीमित। कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि हम सीमित को असीमित कर दें। बढ़िया। जब भी मैं बढ़िया बोलूंगा तो आपको बहुत बढ़िया बोलना है। सर मेरा एक सवाल था। बोलिए। हमारे आसपास के समाज में जैसे हम बच्चे थे तो हमको कहा जाता था कि ज़िंदगी में बड़े सपने देखो, ड्रीम बिग, हैव बिग गोल्स, पैशन, ये सब की जाती है। जैसे हमको कहा, हम स्कूल लाइफ में कहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज के लिए आप ट्राई करिए, किसी अच्छे पोस्ट के लिए ट्राई करिए। तो उसके लिए हम अलग अलग लोगों को जो बड़े उस फील्ड के अंदर बड़े जिन्होंने अच्छा अचीव कर लिया है उनको हम अपना क्या कहते हैं एस्पिरेशन, आइडल ये सेट करते हैं। ये सब चीज़ समझ में आ गई है कि अगर हम उस पद तक पहुंच भी जाए तो भी उसकी सीमा है। जो मुझे जीने के लिए चाहिए वो तो मुझे उससे प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जो मुझे समृद्धि चाहिए, या फिर मैं जो चीज़ मुझे सिखाई जाती है कि मैं उस पद तक पहुंचूं ताकि मुझे ये जो जीवन जिंदा रहने के लिए या जीने के लिए जो साधक है वो मुझे प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ किस हद तक सही है? क्या मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो किस रूप में करना चाहिए? ड्रीम बिग, किसी को आइडल मानना, किस उसके अंदर क्या देखना चाहिए हमें, ये चीज़ का किस हद तक सही है? गई भैंस पानी में। देखो अब ये क्लैरिटी बनती है कि ड्रीम बिग में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो ड्रीम है वो अपने आप में अनलिमिटेड है। सोचने समझने की ताकत लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो ड्रीम किससे कर रहे हैं? सोचने समझने की ताकत से ड्रीम कर रहे हैं। तो ड्रीम छोटा होकर के बड़ा होगा, ड्रीम बड़ा होगा। धरती को युद्ध विहीन कर दें, ये ड्रीम है। ये जो अपनों ने अपनों से दुख पाया है, इस कलंक को मुक्त कर दें, ये ड्रीम है ना? हमारे अपने या हम अपनों पे भारी पड़ रहे हैं, एक अपने को दुख दे रहे हैं, है ना? पूरी शिक्षा सही अर्थों में मानवता परोस सके, ये ड्रीम है ना? देखो हम सभी मोबाइल यूज करते हैं। इस देश में 10 करोड़ फॉलोअर हो जाना आसान काम है। दम है तो एक छत के नीचे शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी के दिखाओ। ये धरती का सबसे बड़ा काम है। तो धरती का सबसे बड़ा काम है अपनों के साथ जी पाना, जिसको हम छोड़ के भागे हैं या भागे नहीं हैं। हमको उसका साइंस नहीं आता है, क्यों झेलें?
तो परिवार का भी सम्मान बना रहे तो चलो उसी शहर में रहते हुए अलग ले लें या जॉब कहीं और ले लें। कुल मिला के सारी स्थितियाँ ऐसी हैं। तो ड्रीम बिग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही अर्थों में वो बिग हो तो अभी वो ड्रीम बिग को साकार करके भी जब वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला है कि ड्रीम बिग नहीं है। तो वो ड्रीम जिसको अभी तक हम ड्रीम बिग बोल रहे थे, वो सारा ड्रीम कहाँ से आता है? वो जिंदा रहने से आता है कि जीने से आता है? वो जिंदा रहने की तरफ से आता है। तो जिंदा रहने की तरफ से जब ड्रीम बिग होता है, वो या तो किसी पॉइंट के बाद अल्टीमेटली आप कुछ भी हो भी, ड्रीम बिग का क्या मतलब है इंडिया में? इंडिया में ड्रीम बिग का मतलब है कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आईआईटी मिल जाए। ड्रीम बिग का मतलब है कि आपको आईएएस आईपीएस मिल जाए, आईएफएस मिल जाए। ड्रीम बिग का मतलब है कि आपका 1000 करोड़ का 2-5 हज़ार करोड़ का बिजनेस हो जाए। ड्रीम बिग का मतलब है कि आप एक फिल्म स्टार हो जाओ। ड्रीम बिग का मतलब है कि भारतीय टीम में खेल जाओ। इससे आप क्या करोगे? ये सब में पहुंच के फाइनली क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये सब करने से मेरे खुद के भीतर भाव और विचार की कोई स्थिति बनी कि नहीं बनी, परिवार में हुआ कि नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे मैं अकेला हूँ। मैंने कहा ना 60 के बाद पता चलेगा। और सेलिब्रिटीज़ को तो जब तक लाइमलाइट में रहता है तब तक ठीक है, उसके बाद उसके अकेलेपन को आपने कहाँ देखा है? जिसको भीड़ की आदत हो जाती है उसके अकेलेपन को आप नहीं समझ सकते। तो वो वैसा है नहीं जैसा पिक्चर में दिखाई देता है। हाँ जी सर, ये रूप, बल, धन और पद, ये चीज़ें क्या अननेचुरल है क्या? हाँ, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल हैं। अगर ये इच्छा होती है, कुदरत ने शरीर बनाया है, कुदरत ने दिमाग बनाया है, तो फिर इनकी इच्छा क्यों होती है सर? और इनके लिए आदमी प्रयास क्यों करे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन करोगे तब बात आएगी ना। देखो, मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं। ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने दूं या इसमें एक सवाल और जोड़ दूं? जोड़ दो जी। आप तो अच्छे बन गए, निरपेक्ष हो गए, आपने अपने मन और विचार को नियंत्रित कर लिया और अच्छा कर लिया, लेकिन दूसरे लोग आप पर लगातार हमला करते जाएं और उस स्थिति का फायदा उठाते जाएं, आपको एक्सप्लॉइट ही करते जाएं, उसका इलाज क्या है? ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, ये समझना होता है नहीं। हाँ, ये समझना है सर। केवल कल्पना से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ हाँ जी, फिर से एक बार इनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या रूप, बल, धन, पद गलत चीज़ है? क्या ये नेचुरल नहीं है? तो ये नेचुरल है और गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गलत जगह प्लेस हो गई है। तो मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। अभी जिसको हम वर्तमान शिक्षा कह रहे हैं, उसमें आदमी की मेमोरी और लॉजिक को हमने यूज़ किया है। मेमोरी, आदमी की याद रखने की क्षमता, और तर्क को इस्तेमाल किया है। उसी के आधार पे तमाम उपलब्धियां हैं। सही अर्थों में बुद्धि की क्षमता को हमने अभी प्रयोग नहीं किया है। ठीक, बुद्धि का क्या मतलब है? बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है उसका नाम बुद्धि है। बोध किसका होता है? जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी क्या है? ये एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है। आखिर ये पूरी कायनात कैसे इतनी व्यवस्थित है? धरती सूरज के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर की गति से घूम रही है। परमाणु के अंदर पार्टिकल 80 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से चक्कर लगाता है। इतनी सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी प्रजातियां, ये धरती, उसमें 70% पानी, मानव का शरीर 70% पानी, इतना सारा सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी, आखिर सब कुछ इतना व्यवस्थित कैसे है? ठीक, तो जब हम पूरी सृष्टि के मूल में जाते हैं, जैसे हम लोहे पे विश्वास क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसके आचरण की निश्चितता है। हम आदमी पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके आचरण की निश्चितता नहीं है। मेरे को दूसरों से ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम तो मेरी अपने आप से है।
कब मेरे भीतर क्या भाव और विचार आ जाएगा और उसकी वजह से मुझको कितना खराब लगेगा, इसका मुझ पर नियंत्रण नहीं है। तो सार बात ये निकली, बोध वो जगह है जहां मैं एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को, प्रकृति सहज वास्तविकता को, प्रकृति के नियम को पहचानने की क्षमता रखता हूं। तो बोध का मतलब है जहां जानना हो जाता है। जानने का मतलब है जानना ही जीना है, और जीने का मतलब है ये पूरा बोर्ड। इसका मतलब रूप बल धन पद क्या है? रूप बल धन पद क्या है? रूप बल धन पद क्या है? रूप बल धन पद और बुद्धि में क्या अंतर है? तो रूप बल धन पद का वो क्या करेगा? जीता हुआ इंसान एक है ना, टूल्स है बस, शानदार। इधर काफी संभावना है। तो रूप बल धन पद साधन है बुद्धि को व्यक्त करने का। अच्छे से लिख लेना मोटा मोटा। रूप बल धन पद साधन है। जूता कहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मुझको पता नहीं है, लेकिन ये साधन है, ये साधन है, ये साधन है, और ये साध्य है। तो ये बुद्धि को व्यक्त करने का साधन है। पद क्या है? एक अवसर है जहां आप अपनी समझ को व्यक्त कर सकते हैं। धन क्या है ना, शरीर को गति देने का साधन है। बल क्या है? रूप क्या है? मेरा आईडी है। तो इसका अर्थ यह हुआ, आपने ऐसा देखा ही होगा, कुछ लोग छोटे पद पे हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा है, और कुछ लोग बड़े पद पे हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व छोटा है। तो सही अर्थों में सम्मान, दिल से सम्मान किसको मिलता है? पद को मिलता है कि व्यक्तित्व को मिलता है ना? भाई इस देश में तमाम इलेक्शन, क्या हो, टीएन सेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितने लोग आए, लेकिन उस एक व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन की गरिमा को स्थापित किया या उसकी ताकत को स्थापित किया। तो मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें आपकी सहमति या असहमति हो सकती है। केवल एक चर्चा करने के रूप में कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि चाहे एक व्यक्ति पिता है, पिता क्या है? उसका पद है, लेकिन व्यक्तित्व कैसा है? तो बच्चे पिता का सम्मान करते हैं कि व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं? देखो कैसा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पिता में व्यक्तित्व नहीं है, माता और पिता में व्यक्तित्व नहीं है, क्या वो सम्मान पा पाएंगे? टीचर में व्यक्तित्व नहीं है, क्या सम्मान पाएगा? तो हम किसी भी पद पे हैं, यदि हमारा व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व का मतलब है कि भाव और विचार उसके अनुकूल नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है, तो हम सम्मान नहीं पा सकते। तो इसका अर्थ है, सही अर्थों में बुद्धि के व्यक्त होने के लिए रूप बल धन पद साधन है, और जब बुद्धि नहीं है तो ये हमारे को एक, तो बुद्धि नहीं है तो क्या होगा? अब मेरी पहचान का आधार क्या होगा? अब मेरी पहचान का आधार सापेक्ष हो जाएगा। तो मैं आपको अपने से बड़ा बताऊंगा, आप मुझको मुझसे बड़ा बताएंगे, और इसमें हम जूझते रहेंगे। जी सर, बुद्धि से व्यक्त हुआ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का सम्मान होगा, और बुद्धि होगी तो वो व्यक्ति रूप बल धन और पद हासिल करेगा। हाँ, अगर वो ये प्राप्त, बुद्धि होगी तो रूप बल धन पद उससे सुशोभित होगा, सुशोभित होगा, है ना, और बुद्धि नहीं होगी तो इसका रूप बल धन पद दूसरों पे बोझ बनेगा। बिना बुद्धि के इसको पा भी तो नहीं सकता सर। वो बिना बुद्धि के पद पा ही सकते बल धन और पद को तो नहीं पा सकता है। रूप तो हो सकता है नेचुरल हो। नहीं 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 जी, बिना बुद्धि के रूप बल धन पद सब कुछ पाया जा सकता है। मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा, वर्तमान में जिसको बुद्धि बोलते हैं वो बेसिकली लॉजिक और मेमोरी है, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब कोई अलग फैकल्टी है। बिल्कुल ठीक सर। लेकिन अगर आपके पास ये चार चीज नहीं है और बुद्धि है,
तो यानी कि आपने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। यदि आपके पास ये चार बुद्धि चीज है हाँ, तो और बाय डिफॉल्ट ये चारों चीजें आपके पास हो जाती हैं। नहीं सर, ये तो पूरी तरह सही नहीं है सर। समझ लेते हैं। जी सर। जैसे मैं एक आदमी आपके पास बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास बुद्धि है, ठीक, उसमें कोई कमी होगी वो अलग बात है, यात्रा जारी है, पर बुद्धि है, ठीक। अब बुद्धि है तो अब बताओ मेरे पास रूप बल धन पद है कि नहीं है? पद का मतलब है, तो बेसिकली जिसको पद बोल रहे हैं, तो मानव पद हो जाए उसके बाद सारा पद उसमें विलय हो गया। नहीं वो उस, यस सर, बिल्कुल, जी हाँ, ठीक हो गया, यहाँ ठीक है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ है ना, राष्ट्रपति बन सकता है बिना बुद्धि के, पद प्राप्त कर सकता है बाई चांस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी ऐसा है ही है। नहीं वो, लेकिन वो सर लाखों में से एक है, इन जनरल नहीं होता ऐसा। अभी अभी अपवाद स्वरूप होता है सर ऐसा। 6 दिन बाकी हैं अभी, हाँ जी हाँ जी तो हाँ, समझेंगे कि वाकई हाँ। में बुद्धि किसको बोल रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा पहला दिन है, पहले दिन हम केवल ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि जी हाँ, फुटबॉल जी का मैदान कितना यस होगा। सर। और मैं कल अच्छा से स्टूडेंट हूँ उसमें- सर। कल से उसमें दौड़ेंगे। धन जैसे इनहेरिटेंस से मिल सकता है, बिना बुद्धि के मिल जाएगा धन। अरे इनहेरिटेंस जमीन बेच के आता है, हाँ, आ नंबर जाएगा। 2 का आता है, नंबर 2 का आ जाएगा। माँ बाप का आता है, लेकिन ठीक है? जनरल नहीं है वो सही रास्ता नहीं है। बुद्धि को अगर आपको अपनी व्यक्त करना है तो ये चार चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो आ जाएंगी, अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपको आंका जाता है, फिर वही कंपैरिजन और तुलना वाली सारी बात हो किसी जाती के है। आंकने से, जैसे जी हाँ। जैसे हमारे पास कोई जो वो वाला धन नहीं है जो बताने से लोग प्रभावित होते जी हाँ, हैं, जी हाँ। कोई पद भी नहीं है, जी हाँ ठीक है, हम किसी के टिप्पणी से प्रभावित भी नहीं होते हैं। जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम के साथ बैठे हैं, कि सीएम के साथ बैठे हैं, कि 10,000 करोड़ के साथ बैठे हैं, बिल्कुल वो हमको टच नहीं करेगा, बिल्कुल। ठीक। हम अपनी हैसियत के साथ अपने में बने हुए हैं। कोई हमसे खरीद के शिविर करवा लेगा ये भी संभव नहीं है। हम आपको 10 करोड़ देंगे, आप आके हमारे यहाँ शिविर कर दो, ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले भी कहा गया कि अपने स्वयं में गलती नहीं करना, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। स्वयं के प्रति विश्वास की पहचान क्या है? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। तो मैं दूसरों की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होता। दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता रखना, करना नहीं है। यदि वो कहता है कि मैं अपनी गलतियों से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं भी बेहतर होना चाहता हूँ, तो मिलके आपस में सहयोग करना, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये संभव है। तो ये गुण जो होते हैं ये एक फक्कड़ साधु में होते हैं, जैसे साईं बिल्कुल बाबा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक गृहस्थ में होते हैं। हाँ। हम सब इस गुण के साथ होना चाहते हैं कि नहीं? हाथ हाँ, उठाओ। होना- हम सब होना चाहते हैं कि नहीं? होना चाहते हैं। होना ही चाहते हैं। फक्कड़ साधु क्या करेगा इसमें? ठीक सर। तो इन गुणों को गृहस्थ में समाहित कैसे करेंगे उस बारे में सीखेंगे अगला 6 दिन। जी सर। भैया मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि बुद्धि के बिना तो ये रूप बल धन पद तो एक समस्या बन जाएगी मेरे लिए। समस्या क्योंकि- बनी हुई है, बनी हुई है। आप घर में ही समस्या हैं। हाँ, क्योंकि रूप भी निरंतर नहीं है। देखो लोग बोलते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूँ, परिवार से पूछो तो बोले यही समस्या है बस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। पहले कोरोना से पहले इस समस्या थी कि घर पे तुम टाइम नहीं देते हो, हाँ। और कोविड के टाइम पे समस्या ये होगी तुम घर पे पड़े कहीं रहते हो। जाते नहीं हो तो तब जाएं कहाँ? लेकिन फिर बुद्धि से काम लिया मैंने, कुछ हाँ। शिविर अटेंड किए तो मैं शांत हो गया, तो वो समस्या बुद्धि से काम नहीं लिया, बुद्धि के लिए काम किया। अब बुद्धि के लिए बुद्धि से काम लिया कि ये कर लो। बुद्धि तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तब पता चलेगा। थोड़ी सी तो आ गई। बुद्धि पाने के लिए बुद्धि से काम अपेक्षा में काम लिया, थोड़ी सी आ गई कि ये काम करना ठीक है, तो उसके मान लिए लिया, बुद्धि आ गई। मान लिया। तो फिर वो थोड़ा सा समस्या कम हुई। तो रूप समस्या हुआ जब पहले मैं स्टूडेंट था तो लगता था कि मेरी बॉडी में जिम जाता था, अब वो नहीं है तो समस्या हो गई कि अरे यार तो मैं तो दौड़ ही नहीं पा रहा, मैं तो वेट लिफ्टिंग ही नहीं कर पा रहा, और ऐसे ही बाकी चीज़ें दिख रही हैं कि ये तो अगर बुद्धि नहीं है तो ये चारों चीज़ें तो बड़ी समस्याएं हैं। हम सब देखो पूरा हमारा ब्यूरोक्रेसी देश पे बोझ बनाई हुआ है। कुछ लोगों को छोड़ दें, हम सबसे त्रस्त हैं, है ना। उस समस्या का निदान ढूंढने के लिए लेटरल एंट्री की जगह बना रहे हैं, ठीक। ये सब देश के सामने हो ही रहा है। और हम सब बड़े लोग अपने परिवार में बच्चों से पूछ के देखें वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ
माता पिता और टीचर्स का बच्चों में सम्मान बढ़ता गया कि घटता गया? बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता का सम्मान, टीचर का सम्मान बढ़ता गया कि घटता गया? घटता गया। ये घटता गया तो ये बच्चों को ठीक होना है कि हमको आपको ठीक होना है? हमको आपको, बच्चों को ठीक नहीं होना है, हमको आपको ही ठीक होना है। बच्चों की ये है ना, ये तो उदार चित्त बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं, है ना। प्रकृति का नियम है, आपने किसी की जिंदगी में कोई योगदान दिया, वो नकार सके उसकी हैसियत नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गैप हुआ है। यदि हमारे पास, कितने माँ बाप हम में से हैं यहाँ जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं पर हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? हाथ उठाओ। कितने माँ बाप हम में से ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं पर हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ठीक है, सब हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो अच्छी चीजें हैं नहीं, या पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो वो भी हमारी ही प्रॉब्लम है। यदि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमको पहुंचाना नहीं आता है। तो या तो हम अच्छे हैं नहीं, या अपनी अच्छाई कम्युनिकेट करना आता नहीं, तो इसलिए बच्चों की कोई समस्या नहीं है। या उनके हिसाब से अच्छे नहीं है, तो हमको मतलब अच्छाई हमको समझाना नहीं आया ना। जब वो माँ के पेट से आया था तो ये बोलता हुआ नहीं आया था कि तुम अच्छे नहीं हो, तब तो हम पे 100% उसने विश्वास किया था। एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है, ना वो गाली लेके आता है, ना वो कंडीशनिंग लेके आता है, ना हिंदू मुस्लिम लेके आता है। एक बच्चे को 1.5 साल की उम्र तक तो अपने मेल और फीमेल होने का पता नहीं होता है। एक छोटा बच्चा जब भाषा को पकड़ता है तो ज्यादा समय खाने की वस्तु मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन, कितनी अद्भुत बात है। एक छोटा बच्चा, नर्सरी में जाने वाला बच्चा, ज्ञान के लिए अपने माता पिता का सम्मान ज्यादा करता है कि टीचर का सम्मान ज्यादा करता है? और कितनी बातें सुनोगे भाई, कितनी बातें सुनोगे? और इसका मतलब है कि 2 साल का बच्चा ये पहचानता है कि मेरी ज्ञान की जरूरत बड़ी है, खाने पीने की जरूरत छोटी है। एक 2 साल का बच्चा ये पहचानता है कि जो ज्ञान के लिए जो मेरे लिए काम करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो रोटी कपड़ा मकान देता है वो उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है ज्ञान के मामले में। इसका मतलब है एक छोटे बच्चे को ज्ञान ज्यादा प्यारा है। हमको लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के सिवाय कोई सच्चाई नहीं है, धन और पद के सिवाय कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमने उसके सिवाय कुछ नहीं सोचा है। और इसके साथ फिर हम बच्चे के सामने जब देखो, अब बताओ हम में से अधिकांश लोग कहाँ खड़े हैं? जिंदा है कि जी रहे? जोर से बोलो। जिंदा है। बच्चे के सामने कैसे प्रस्तुत होते हैं? आचरण हमसे सीखो। बच्चा कहता है देख लिया, देख लिया, तुम्हारे पास काम की चीज एक ही है, पैसा, वो दे दो, बाकी अकल मेरे पास है। हाँ, बस एटीएम का नंबर दे दो, बाकी ठीक है। तो इसका मतलब है, देखो मेरे को लगता है कि बहुत खुले दिल से इस बात को स्वीकारने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सारे बच्चों का अवतरण माँ बाप का उद्धार करने के लिए हुआ है। क्योंकि बाकी को तो आप निपटा देते हो, इन बच्चों को आप निपटा नहीं सकते, ये आपको निपटाएंगे। तो या तो सुधर जाओ, समझने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन बच्चों से दूर हम भी नहीं होना चाहते, ये बच्चे भी हमसे दूर होना नहीं चाहते। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप का अपमान करके खुश होता हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब माँ बाप उस छोटे बच्चे के सामने झगड़ा करते हैं तो उसके दिल पे क्या गुजरती है? वो तो दोनों को बराबर प्यार करता है ना। तो क्या क्या गुजरी है हमारे परिवारों में हमारे बच्चों के साथ, उसका हमने कहाँ कभी बैठ के हिसाब किया है? इसका मतलब क्या निकला? कितने प्रतिशत लोग समाज में जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? कितने प्रतिशत? 90.99 की हालत है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला माला खाली है कि भरा हुआ है? ऊपर वाला माला खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 10 PhD कर लिया, हम IAS हो गए, हम
मंत्री हो गए कि हमारा 10,000 करोड़ का बिजनेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने भीतर झांक के देखें कि सुख दुनिया को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, अकेले में बैठ के अपने को बताने के लिए क्या हुआ है वो देख लीजिए। आपकी उपलब्धियों का सम्मान है, आपने बहुत मेहनत की होगी, जिन क्षेत्रों में मेहनत की है उनमें सफलता पाई है, पर जो क्षेत्र शेष है, जिसकी यात्रा अभी शेष है, उसको पूरा करना होगा कि मिट्टी के तेल से मेरी प्यास बुझ जाएगी। मिट्टी के तेल से तो प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो जो जीने वाला भाग है वो तो भाव और विचार से डेवलप होगा। भाव और विचार कहाँ से आएगा? कम से कम वो रोटी कपड़ा मकान से नहीं आएगा, वो रूप बल धन पद से नहीं आएगा, वो शरीर से नहीं आएगा। कितनी इम्पोर्टेंट एक लाइन है, मुझको अपने शरीर के प्रति विश्वास ज़्यादा है कि स्वयं के प्रति विश्वास ज़्यादा है? मेरे सम्मान और पहचान के लिए मुझको अपने शरीर पे ज़्यादा विश्वास है कि मुझ पे ज़्यादा विश्वास है? शरीर पे। और शरीर जिस फैक्ट्री में बना है उसमें मेरा कोई योगदान है नहीं। मेरे माँ बाप जैसे थे वैसा मेरा शरीर है, 6 फुट के है, 6 फुट का है तो मेरा कोई योगदान नहीं है, 5 फुट का होता तो मेरा कोई योगदान नहीं है, गोरा है काला है तो मेरा कोई योगदान नहीं है। तो जो शरीर में मेरा कोई योगदान ही नहीं है वो मेरी पहचान का आधार कैसे हो सकता है, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है और शरीर से बाहर मेरी कोई पहचान नहीं है। इस मानसिक गरीबी का क्या करूं? क्या निकला? कभी कभी जी लेते हैं। कहां है? नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं, कुछ नहीं होता। कभी कभी जीना नहीं होता, जीना होता है या नहीं होता है। अपने मन की आइसक्रीम मिल गई, हाँ अब जीना हो गया, है ना। अपने मन की गाड़ी आ गई, साड़ी आ गई, सिंगापुर घूम के आ गए, ये जीना हो गया। अपने मन की जॉब मिल गई, अपने मन की लड़की से शादी हो गई, इसका जीने से कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन पूछता हूं तो ये तय हो जाएगा कि दिन भर की चर्चा में क्या समझ में आया। विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube नहीं देखें, है ना, क्योंकि बहुत लोग YouTube देख के आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करने से जिंदगी में सफलता मिलेगी? पचास 50,000 शरीर यात्राएं करेंगे तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, अमेरिका की जगह इंडिया पहुंचेगा, है ना, तो अमेरिका तो नहीं पहुंचेगा, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे, जीना तो नहीं हो पाएगा, भाव और विचार की पवित्रता तो नहीं आ पाएगी, भाव और विचार में जीना तो नहीं हो पाएगा। और धन पद के साथ जीना नहीं होता है, मैंने बता दिया, 60 के बाद सब पता चलता है। और तब भी ना पता चले तो शरीर छूटते समय सब हिसाब किताब हो जाता है। तो दोस्तों, इस चर्चा पे एक अच्छा क्वेश्चन कभी किसी ने मेरे से पूछा। जब ये चर्चा चलती है ना तो बहुत लोगों के मन में बेचैनी होती है, क्योंकि शिविर में अक्सर अच्छे लोग, समाज में से जो अच्छा लॉट है वो ही चुन के किसी इस तरह के शिविर तक पहुंचता है। जिसको बहुत इस तरह की बात को सुनने का मन नहीं है वो आता ही नहीं है ना? जो आया है मतलब उसकी कोई तैयारी पहले से है। एक बात तो किसी शिविर में एक व्यक्ति ने कहा, तो वो इस चर्चा को सुन के बहुत परेशान हो गया, बहुत सामाजिक व्यक्ति था। उसने कहा कि मैंने 65 बार ब्लड डोनेट किया है, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के। तो व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, तो उसने कहा कि अब बताओ मैं जिंदा हूं कि जी रहा हूं। तो व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं है, भाषा ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं है। 65 बार ब्लड डोनेट करना, दूसरे की मदद करने के भाव से डोनेट करना, पैसे के लिए नहीं, अखबार में छपाने के लिए नहीं, इस एक्टिविटी को जिंदा रहने में रखेंगे कि जीने में रखेंगे? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube नहीं देखे हैं उनसे चर्चा हो रही है, बाकी से चुप भी नहीं रहा जाता है, ये प्रॉब्लम है।
नहीं नहीं, 65 बार उसने काउंट किया मेरे इस तरह की बात को कहने के बाद। भाई आपने लॉजिकली सिद्ध कर दिया कि मैं जी नहीं रहा हूँ, ये लॉजिकली सिद्ध हो जाता है, तो फिर आदमी का इरिटेशन आता है ना, वो परेशान होता है। तो उसने इसलिए बताया कि भाई मैं ऐसा काम करता हूँ। मुझे लगता है अगर वो खुश है 65 बार ब्लड डोनेट करने के बाद, वो खुद के किए हुए काम से खुश है तो वो जी रहा है, और अगर वो फिर भी परेशान है तो वो सिर्फ जिंदा है। बढ़िया, और बोलिए बाकी लोग। माइक पीछे पिलर के पास। हेलो। हाँ, वो भैया ने ऐसा बताया कि 65 बार मैंने दिया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने उनके अंदर अहंकार है। भले उन्होंने ओहो, उसको छोड़, अहंकार नहीं है ये मैं बता रहा हूँ। आप 40 कर लो, आपको 65 नहीं, उन्होंने गिन के रखा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं वो हाँ, चाहते मतलब हैं वो कि ये बताना चाहते हैं कि भाई यार मैंने जिंदगी भर ये काम किया है और बड़ी अच्छी भाव से काम किया है, इसमें अहंकार की बात नहीं है, अच्छे भाव से ही किया है। तो फिर क्या है कि उनको अगर वो क्वेश्चन आया है कि अगर वो मतलब जीने के मोड में थे तो उनको ये क्वेश्चन है, उनको पता है कि मैंने अच्छे के लिए किया है तो अच्छा ही है। अगर वो क्वेश्चन आया है दैट मीन्स कि उनके कोई ना कोई अपेक्षा थी और वो जिंदा रहने के भाव में ही कहीं ना कहीं है, ऐसा मेरा समझ आता है। ये आपका कहना ठीक है। हाँ जी सर, एक तरफ तो है कि अगर ब्लड डोनेट किया है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बल में हो सकती है, और दूसरी तरफ है कि अगर 65 बार ब्लड डोनेट किया और अच्छे भाव से किया है, एक तरफ तो जिंदा रहने में भी आ रहा है, दूसरी तरफ जीने में भी आ रहा है। हाँ, यही तो बात है, यही तो समझना है। हाँ जी, और कोई बोलिए, और किसी को बोलना है? सर, रिकॉग्निशन की चाह जो थी ना, वो जिंदा रहने में आ रही है, और भला करने की चाह जीने में आ रही है। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, थोड़ा परिचय कर देंगे? लाल जी कहते हैं, भिलवाड़ा से हैं जी। सुनील जी भाई साहब से परिचय है। स्वागत। जी। हाँ, किसने जीवन में क्या दिया, इससे जीने के लिए जीने का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो भाव है जीने में आने के लिए जो अच्छाइयाँ हैं, जो सत्व गुण है, उसके साथ देना किसी को वो संबंध नहीं रखता है। मेरा मतलब ऐसा है कि जो अपने जीवन में कितना किसको दिया है, ये जीने में आने का अलग भाव है। जीना आप जो लेना चाहते हैं या कल से जो आप फरमा रहे हैं, उसके लिए जीवन जीना, अपने में रह करके जीना, शरीर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है जीने से तो, और जो रूप बल धन पद से भी नहीं है, तो फिर देने से कैसे हो सकता है? जो शरीर से कोई दिया गया उसका जीने से कैसे संबंध हो सकता है? ये मेरा निवेदन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ आपने कहा, अच्छा कहा। हाँ जी, और कुछ? चलिए लास्ट। परिचय। सर, मैं अर्चना श्रीवास्तव, आनंद निकेतन शीलज, अहमदाबाद से। अगर बिना किसी मकसद के उन्होंने ब्लड डोनेट किया है तो वो जिंदा हैं, जिंदा उस कैटेगरी में है। अगर उनका कोई मकसद है तो वो जीने के लिए है, मेरे हिसाब से सर। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर। बढ़िया, पूरा कर लें तो पूरा कर लेते हैं। देखिए, मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया तो मेरे ब्लड से सामने वाले के जिंदा रहने में मदद मिलेगी या उसका भाव और विचार हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? ठीक? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? माइक माइक। रहिता पर डिपेंड करेगा ना सर। उसको ये भी, एक तो जिंदा रहने में मदद मिलेगी डेफिनेटली, पहला प्राइमरी तो यही है, लेकिन उसके मन में ये भाव भी है कि मेरी किसी ने मदद की। हाँ, बिल्कुल ठीक आप बात करें, बिल्कुल आपकी बात स्वीकार है। तो दूसरा एक भाव रहेगा कि किसी ने मेरी मदद की, और मेरे मन में भी यह भाव रहेगा कि मैं किसी के काम आया। ठीक हो गया? मुझको भी अच्छा लगा भाव रूप में आपको भी अच्छा लगा, और आपके जिंदा रहने में सहयोग भी हो गया। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि जीने की बात कर रहे हैं, जीने की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो मेरा भाव और विचार हमेशा सभी के लिए सुखदायी हो जाए और हमेशा ऐसा ही बना रहे, उसमें कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता का लेश मात्र भी खत्म हो जाए, ऐसा स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड क्या मेरे ब्लड डोनेट करने से आ जाएगा?
और मैंने 1947 में ब्लड डोनेट किया था, इसलिए आज तक मेरा भाव और विचार एकदम बढ़िया है और आपका भी बढ़िया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? उल्टा हो सकता है, आप ब्लड डोनेट करके आए, घर में झगड़ा हो गया, ठीक? तो इसका मतलब है, और ये अच्छा ही है, कि ब्लड डोनेट करने से सामने वाले का जीना नहीं होता है। ये बहुत सुखद घटना है। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता? तो भाई साहब, क्यों आप 8 दिन लगाते इसके खून का कतरा कतरा निकाल के, और हमारा जीना हो जाएगा। तो कोई जिंदगी में बोले नहीं कि मेरे को कुछ समझ में आया। वो अफ्रीका में बताते हैं, कोई पादरी था और उनके मन में ये ऐसा विश्वास आ गया, आदिवासियों के मन में, कि जो पवित्र लोग होते हैं उनका भोग लगाने से आदमी के सारे कष्ट दूर हो जाते। तो भाई साहब, आप भोग लगा ही देते। तो क्या निकल के आया? शुद्ध भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट करना। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते? मेरा नाम रुचिन उपाध्याय, भीलवाड़ा से ही हूँ। सर, वैसे गीता मैंने पढ़ी नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं, उनके साथ रहना होता है, तो संगत से वहाँ से कुछ असर आया हुआ है कि सुख और दुख जो चीज़ें हैं, दोनों में जो समान भाव रखता है वो सही रहता है। तो जो हम सुख के पीछे हम इस शिविर में आए हैं, सुख इसका कारण है कि सुख चाहिए जीना। शरीर एक, जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, आई बैक टू यू प्लीज। जीना वाली जो बात है कि शरीर से केवल एक, जब तक सांस चल रही है तब तक जीना जीना नहीं है। मरने के बाद में जो इंसान हमेशा याद रहे, जैसे पंडित श्री नागराज जी महाराज, जो मरने के बाद भी याद रहे, वो जीवन असली में जीना होता है। कृष्ण भगवान ने दूसरों के भलों के लिए गीता का उपदेश दिया था। इन द सेम वे, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ब्लड डोनेशन का आंसर देना चाहता हूँ। उस इंसान ने 65 बार ब्लड डोनेट किया, उसकी भावना से लोग प्रेरित हुए, उसने कितने ही लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया। वो आज है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच अभी भी यहाँ जिंदा है, वो जीना कहलाएगा, जिंदा रहना नहीं कहलाएगा। समझ लें, बाकी आपकी शौक है। देखो, यहाँ तो मानने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। आप समझ लें, ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, और यदि एड्रेस ही गलत होगा तो ज़िंदगी कहाँ जाएगी? सोम भाई, एक शेयरिंग कर दूं मैं। विनोद। हाँ, मैं विनोद करौली से हूँ। हमारे कुछ मित्र मंडल है तो वो ब्लड डोनेट करता ही है। तो एक सेठी जी करके, दिनेश सेठी जी हमारे मित्र हैं। हम 10 लोग एक बालिका, छोटी बच्ची को डोनेट करने के लिए चले गए। तो सब में ये कंपटीशन था कि मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। तो लास्ट में क्या हुआ, सेठी जी निर्धारित हुए कि नहीं, मैं ही दूंगा। अब सेठी जी ने ब्लड डोनेट कर दिया, और डोनेशन के बाद में उस बच्ची के पिता ने या किसी परिवार ने ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, कुछ कहा नहीं। तो सेठी जी आज तक कहते यार डोनेट करा था ब्लड, किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप कौन, क्या थैंक यू भी नहीं बोला। आज तक दुखी हैं, अभी भी दुखी हैं। लेकिन जैसा भाई ने कहा कि किसी एक ने ब्लड डोनेट किया और हजारों लोगों को प्रेरणा मिली, ये सब अच्छे काम हैं, इनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको कहाँ रखेंगे? इसलिए देखो, मैंने ऊपर 3 ब्लॉक बनाए थे, अब उसको भर देता हूँ। एक चीज़ है संवेदनहीनता, एक चीज़ है संवेदनशीलता, एक चीज़ है संज्ञानशीलता। तो संवेदनशीलता क्या है? दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नतापूर्वक अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का नियोजन, इसको संवेदनशीलता बोलते हैं। तो संवेदनशीलता का मतलब है
कि दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में हमने किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाया, किसी को हॉस्पिटल ले गए, पेड़ बचाओ, गाय बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, पानी बचाओ, तो जितने भी काम हम इस तरह के करते हैं जिसमें कि पर्यावरण को शुद्ध रखना है ना, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान, यदि ऐसे सारे कामों को हम सेवा के रूप में करते हैं, इसका इतना मतलब हुआ कि ये दूसरे सभी पर्यावरण ठीक होगा और तमाम ये कुछ चलता रहेगा। तो अपने परिवार की सीमा के, जैसे संवेदनहीनता क्या चीज़ है? संवेदनहीनता मतलब मेरी सफलता के लिए सामने वाला दुखी होता हो, बर्बाद होता हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा सुख, मेरी सफलता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम संवेदनहीनता। संवेदनशीलता का मतलब दूसरे के भी जिंदा रहने के अर्थ में जो मैं खुशी से, मानवीय भाव से एक वस्तुओं का अर्पण दूसरे के लिए करता हूं, इसका नाम संवेदनशीलता। ठीक हो गया? और फिर फाइनली दूसरे व्यक्ति के भाव और विचार, एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड सामने वाला पा जाए, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाए। जो सुख दुख से परे की आपने बात की है वो शरीर का सुख दुख से परे है। जब यहाँ सुख की बात कर रहे हैं तो वो सुख नहीं है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद सब इसमें शामिल है ना। तो यहाँ उस सेंस में सुख शब्द को यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि स्वयं में भाव और विचार की स्थिरता आ जाए, संबंध के प्रति विश्वास हो जाए, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने लगें, जो जिसके पास है उसको बांटेगा। इसका मतलब है कि हमारा जीना किसी चीज के होने का पहचान है कि वो मल्टीप्लाई होगा। तो जीना मल्टीप्लाई होगा। एक ब्लड देने वाला व्यक्ति क्या मल्टीप्लाई कर सकता है? दूसरों को ब्लड देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसकी जरूरत है। ये संवेदनशीलता का काम है, बढ़िया काम है। लेकिन मेरे संवेदनशील होने मात्र से मैं संज्ञानशील हो जाता हूं, ये यात्रा अभी शेष है। कितने लोगों तक बात पहुंच गई? ठीक। इस चर्चा के बाद अपने बारे में क्या स्टेटमेंट रख पाएंगे? मैं जिंदा हूं, जी रहा हूं, संवेदनशील हूं, संवेदनहीन हूं। क्या एक ही व्यक्ति किसी के लिए संवेदनशील और किसी के लिए संवेदनहीन होता है कि नहीं? होता है। तो एक बात पता चली कि माँ बाप मोहवश अपने बच्चों के लिए संवेदनशील होते हैं, पशु भी होता है। जब पशु बच्चे देता है उस समय वो उसके बच्चे पे कोई अटैक करे तो एग्रेसिव हो जाता है, उसको पालन पोषण भी करता है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी आ गई। एक व्यक्ति है संवेदनहीन। संवेदनशीलता में 2 कैटेगरी आ गई। एक कैटेगरी है कि मोहवश संवेदनशील होना, दूसरी कैटेगरी है कि सही अर्थों में संवेदनशील होना। तो अपने ब्लड की सीमा से बाहर निकल के, अपने परिवार की सीमा से बाहर निकल के जब हम अब दूसरे लोगों के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए सही अर्थों में बिना पहचान की तलाश उसमें शामिल है, तो फिर दूसरी दुनिया हो गई। जब हम ऐसा कुछ करने जाते हैं तो उसको संवेदनशीलता कहा है। बढ़िया। जिंदा रहने का सामान, जिंदा रहने का सामान, धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी को, सुख को छू नहीं सकती। ये नेचर का नियम है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। सर एक सवाल है मेरा। जैसा आपने कहा कि या तो जिंदा रहना होता है या जीना होता है, तो जैसे अभी हम इसको सूचना के रूप में सुन रहे हैं, फिर समझेंगे, फिर उसको जिएंगे। तो जब मैं जी रहा हूँ उसी के बाद में समझना होता है, समझाने वाला पार्ट तो हम कह ही नहीं रहे। तो ऐसा चलता रहता है कि धीरे धीरे जिंदा रहने वाला पार्ट कम होता जाता है और जीने वाला बढ़ता जाता है। यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जीने वाला बढ़ता जाता है कि बजाय जीने की कामना तीव्र होती जाती है। ओके। कोई पॉइंट के बाद में आपका कहना उचित है, लेकिन उस क्रम को जब आगे चलेंगे तब देखेंगे। मैंने काट इसलिए दिया अभी जी, ताकि मेरे को उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। तो जिंदा रहने और जीने वाला 2 भाग एकदम अलग अलग। मैं राष्ट्रपति हो जाऊं, क्या राष्ट्रपति भवन में पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं?
बड़ा है, पड़ोसियों को दिखता नहीं है। तो उससे कोई मतलब ही नहीं, वो अलग ही दुनिया है, ये अलग ही दुनिया है, इसका सामान ही अलग है, इसकी तैयारी ही अलग है। हाँ जी। तो मतलब अभी मैं बाद में वेट करूं इसके आंसर वेट का? कर ले जी, थैंक यू सर। वेट कर ले। हाँ जी, बढ़िया। तो मैं सोचता हूँ आज की बात, हाँ बेटा। भैया अब मुझे ना एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे अभी मुझे जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जॉब करने के बाद शादी वादी जिससे चाहा उससे हो गया, मीन्स जो भी चाहा मुझे लगा कि मिल गया है, कुछ कुछ और भी जो चाहूँगी उससे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। फिर भी खालीपन रहा, तो इन सब चीज़ों के लिए देखा और यहाँ पे आके मुझे लगा संतोष कि हाँ मिलेगा मुझे कुछ। अब मेरे 2 छोटे भाई हैं। एक छोटा भाई है वो अध्ययनशील 3 साल के लिए वो चला गया है अछोटी में। अच्छा। और दूसरा छोटा भाई अभी सीए कर रहा है। उसने मुझसे पूछा दीदी आपको, वो अभी सीए कर रहा है, जो चला गया वो अभी नहीं, वो जॉब मतलब वो उसको जॉब नहीं करना था, वो इसी में ही मूव हो गया। तो अब वो जो सीए कर रहा है उसने पूछा दीदी अगर आपको इतना ही सही लगता है तो क्या मैं ये सब छोड़ के मतलब 7 दिन के लिए आऊँ, लेकिन उसका अभी सीए के एग्ज़ाम उन सब के लिए चल रहा है। तो भैया मतलब मुझे ये पूछना था कि ठीक है, मतलब मुझे एक लेवल मुझे मिल गया है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई है, तब मैं जाके अपने जीने के लिए सोच रही हूँ या मुझे अपने अंदर का खालीपन दिख रहा है। लेकिन अब मेरी उसको ये कहने की हिम्मत नहीं है भाई तू ये छोड़ दे। और मुझे नहीं पता कि अगर उसको मैं कह दूँ तो सीधा इधर जीवन विद्या शिविर में आ जा और सीए छोड़ दे या तेरे मतलब यहाँ पे आके देखिए मेरे को लगता है कि कंफ्यूजन में समझ रहा हूँ। एक तो कुछ छोड़ने की बात बोर्ड पे पहले लिखा है, कुछ छोड़ना नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक अच्छा इंजीनियर होने के साथ साथ मैं एक अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छी माँ होने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना? तो मैं उतना ही अच्छा सीए भी हो सकता हूँ। फिर ये बात अलग है कि सीए को 70% काम वो करने पड़ते हैं जिसको वो नहीं करना चाहता है ना? वकील को 70% काम वो करने पड़ते हैं जो वो नहीं, तो फिर हम रास्ते निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइनली मैंने सीए क्यों किया? मेरे सुखी होने के लिए, ठीक है? तो मैंने शादी क्यों की? मेरे सुखी होने के लिए। और यदि उसमें कोई गैप है तो गैप को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको मैं फुलफिल करता हूँ। भैया मेरा प्रश्न ये है, जैसे ये जो मैंने भी यूट्यूब से शिविर सुना तो मुझे लगा कि ये ना बच्चे के जो शिक्षा के में ही आ जाना चाहिए था। तो अब वो बात ये है, जैसे मेरा छोटा भाई वो 3 साल के लिए गया, तो जो सीए कर रहा है वो भी कहता है मैं भी 3 साल के लिए जाऊँ या पहले सीए को कंप्लीट करूँ, क्या करूँ मैं अब? क्योंकि ये शिक्षा है मुझे बचपन में नहीं मिली, तो मैं अब इसको प्रायोरिटी रखूँ। 7वें दिन बात करेंगे, ठीक है? अभी आपका पहला शिविर है, यूट्यूब से जो कुछ सूचनाएं मिलती हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो वातावरण है, इतने सारे लोगों की जो शेयरिंग है, वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो धीरे से बात करें। जितने क्वेश्चन, देखिए एक आपसे निवेदन है कि जितने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो कृपया कॉपी में लिख के डाल दीजिए। वो क्वेश्चन आपको परेशान ना करें, कॉपी पे लिखो, भूल जाओ, ठीक है? समय के साथ उसका आंसर मिल जाएगा। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने इसमें लिखा है जीने के लिए भाव और विचार असीमित होते हैं तो उनका यूज करना चाहिए, बट अति हर चीज की बुरी होती है। तो भाव और विचार भौतिक वस्तुओं की भौतिक वस्तुएं सीमित हैं, इसलिए उनकी अति खराब होती है। जो खुद में ही असीमित है उसमें अति भी क्या होगी? हाँ वो भी है, लेकिन वो भी नहीं है, वो ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। वो ही है। बैठो, बेसो। हाँ जी, देखो एक बोलने से 2 आते हैं। हाँ भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जब से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है तो बात यही हो रही है कि पूरा जो भी प्रकृति है वो अपने आप में पूर्ण है और उसमें जो भी है वो सारी चीज़ें उसको सहयोगी दे रही है और सब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मुझे कन्फ्यूजन ये रह रहा है कि फिर मानव कहाँ गलत पड़ रहा है? या तो वो अननेचुरल है क्योंकि बाकी सब तो नेचुरल वे में चल रहा है और प्रकृति उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही, पर मानव की वजह से बहुत ज़्यादा कल बात करते हैं। ओके लिख लो। हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि मैं सभा को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो आज का कंटेंट यहीं पे रुकते हैं और मैं आगे की प्रक्रिया कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं सुनील आगीवाल जी और टीम को आमंत्रित करना चाहता हूँ
एक बार जोरदार तालियों के साथ। फटाफट फटाफट देर ना करें। सुनील आगेवाल जी एंड टीम, जिन्होंने शिविर के आयोजन के लिए बहुत मेहनत किया और पहले शिविर को इतना सफल किया। तो सुनील आगेवाल जी सामने आ जाएं, एक एक करके सभी अपना परिचय ब्रीफ में कर दें। अनिरुद्ध, आदित्य, और मैं ये भी समझता ज्योति हूं, जी, शीशराम जी, और ये वो लोग हैं जो आपको गोष्ठियों में रात को मदद करेंगे, तो इनके चेहरे आप पहचान लीजिए। उम्मेद भाई, और वो लोग अपने आप को पहचान के रखें जो गोष्ठियों में लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सादुल भाई, हाँ। उसके बाद वो लोग आएंगे। जो भी पुराने साथी हैं जो सोचते हैं कि आखिरी सत्र जो होगा गोष्ठी का, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप हम बनाएंगे 15, 20, 25 साथियों का, जिसमें अपने पुराने थोड़ा अनुभवी होने के कारण हम मददगार हो सकते हैं, कि बहुत से साथी संकोच करते हैं इतने बड़े समूह में सवाल करने में, पहले तो छोटे समूह में करें। पहले गैप में, पहले राउंड में हम उस टीम का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस शिविर को आयोजन किया है, ठीक है। सेकंड में फिर बाकी लोग को बुलाते हैं। तो सभी लोग एक बार अपना अपना इंट्रो कर दें। वैसे तो क्या मेरे बोलने की आदत थोड़ी ज़्यादा है, इतने सवाल थे जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, तो शुरू के शिविरों में तो मैं बहुत सवाल करता था और सारे सवाल मेरे उनके जवाब मुझे मिल गए, इसलिए अभी मन में बड़ी शांति है। तो अभी अगले 7 दिन थोड़ा बहुत तो बात करते रहेंगे। मैं सुनील आगीवाल भीलवाड़ा से, और संध्या मेरी पत्नी है, और जिंदगी में जीवन विद्या में आने के पहले तो एक सपना जरूर था गया, जैसा सुंदर घर वैसा समाज भी सुंदर बने, तो उसके लिए जैसी समझ थी वैसा प्रयास करते रहे पिछले 23 सालों में। उसमें जहाँ भी मुझे लगा समाज परिवर्तन नहीं हो रहा, वो काम में छोड़ता चला गया। अब समाज के लिए पहले मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम किया। जब मैं नौकरी करता था तो हमारी फैक्ट्री के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता था। विदेश गया तो वहाँ पे क्राई ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैंने गरीब बच्चों के स्कूल अस्पताल के प्रयास किया। भीलवाड़ा आने के बाद राजीव दीक्षित जी आए तो लगा यार व्यवस्था गड़बड़, तो व्यवस्था परिवर्तन में काम किया। उसके बाद अन्ना आंदोलन में लगा क्रांति हो रही तो उसमें चले गए। फिर बाद में आम आदमी पार्टी बनी तो लगा चलो राजनीति में जाके कुछ ज़्यादा समाज को बेहतर बना पाएंगे, तो चुनाव भी लड़ लिए, MP का MLA का, पूरी तरह से जमानत भी जब्त करा ली। सारा कुछ करने के बाद कई धर्मगुरुओं को सुना टीवी पर, उनसे मिला तो कथनी करनी में अंतर दिखा, तो समझ में आ गया समाज में समस्या बहुत गहरी है और सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संगठन थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये निष्कर्ष मुझे मिल गया और पैसे में मुझे जितना सुख मिलना था वो मिल चुका था, तो मैं पैसे की हैसियत पहचान चुका था। भी इससे ज़्यादा पैसा होगा तो खाली बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, थोड़े ज़मीन के रजिस्ट्री के पेपर आ जाएंगे, कुछ शेयर के आ जाएंगे, पर मैं मालिक से चौकीदार हो जाऊंगा, तिजोरी में पेपर रखूंगा, उसकी चाबी जेब में रखूंगा। तो पैसे के लिए पूरा मनुष्य जीवन लगाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो ऐसे में तलाश जारी रखी और जहाँ जहाँ मुझे लगा समाज नहीं बदल रहा, मैं काम छोड़ता चला गया। तो अल्टीमेटली एक साथी की मदद से जीवन विद्या में आ गए। सोम भाई को सुना तो लगा यार कमाल है, पहला कार्यक्रम जिसमें मंच पर 1 माइक और 4 माइक जनता के बीच में है, और सोम भाई कह रहे हैं सवाल करिए, सवालों का जंगल खत्म होगा तो ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। तो बहुत सवाल भी किए इनसे और देखा न तो इनको फोटो लग रहा है, न ये पैसा ले रहे हैं, न कोई संगठन है, न सदस्य बना रहे हैं, न ये चंदा ले रहे हैं, कहीं कोई स्वार्थ ही नहीं दूर दूर तक, न पूजा है, न ध्यान है, सिर्फ ज्ञान है और नाम प्रश्न मुक्ति अभियान है। तो ऐसे में ये तो कवि हो गए, अद्भुत कार्यक्रम है, कवि हो गए हैं। तो ऐसे में एक नाम प्रश्नोत्तरी अभियान भी है इस जीवन विद्या शिविर का। जैसा सोम भाई कहते हैं पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचेगा, कैसा भी प्रश्न लाए, जिंदगी के बारे में लाए, पूरी दुनिया के बारे में लाए, किसी विषय के बारे में लाए और माने नहीं जाने, तो आगे 7 दिन हम देखेंगे। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ मेरे 55 की उम्र है, 53 साल एक तरफ और ये 2 साल एक तरफ, मेरी तो दुनिया बदल गई। अब कोई मुख्यमंत्री भी बनाने का प्रस्ताव दे तो भी राजनीति में नहीं जाना है, कोई धर्मगुरु बना दे तो भी उधर भी नहीं जाना है। मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा अधूरा, पहली बार मुझे लगा यार कि मैं भी अधूरा हूँ, वरना मैं ईमानदारी से मानता था मैं तो ठीक ही हूँ, पत्नी को थोड़ा ठीक करना है
माता पिता मेरे भाव नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा जन्म समाज के लिए हुआ है। पहली बार मेरा अपने पे ध्यान जीवन विद्याकरण आया जब मैंने शिविर करने के बाद कोशिश की थोड़ा गुस्सा कम करूं। कम आता पर आता तो आता है, तो कोशिश की तो कभी तो हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो जब मेरा गुस्सा नहीं रुका तो मुझे लगा यार कि अगर मैं अपने आप को सबसे समझदार मान रहा हूँ घर में और मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, तो इसको तो मुझे थोड़ा रहम करनी पड़ेगी, थोड़ा मौका और देना पड़ेगा, माता पिता को सबको देना पड़ेगा। तो अब सबके प्रति स्नेह का भाव बढ़ गया है। शादी को 31 साल हुए हैं, पर अब ये 2 साल से थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। अब पहली बार ये भी कह रही है कि नहीं ये काम मैं आपका साथ दूंगी मैं। और वरना पहले जितने भी काम किया आंदोलन के, क्रांति के या प्रयास किया, वो सब मैं अकेला ही दौड़ता रहता था। तो अभी मैं कभी गुस्सा कर रहा हूँ तो ये ध्यान दिलाती है, ये कर रही हूँ तो मैं ध्यान दिलाता हूँ। पहले हम 10 में से 9 बार ईमानदारी से टकराव हो जाता था कि मेरे सपने अलग थे, इसके सपने अलग थे। अब 10 में से 4 बार तो अभी भी होता है, मतलब 50% सुधार हो गया है। ये भी मेरी कल्पना से ज़्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि ये रॉन्ग नंबर जो डायल हुआ है 31 साल पहले, इसमें इतना भी हो पाएगा क्या। तो अब मैं आश्वस्त हूँ कि शरीर छोड़ने के पहले ये 10 में से जो 4 बार टकराव इसको भी ख़त्म कर देंगे, अपने आप को पूरा कर लेंगे। अभी भी पूर्णता का एहसास तो हो ही रहा है और आत्मविश्वास में बढ़ गया। कुछ ठोस काम करके दुनिया छोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में एक ही काम बचा है, एक फैक्ट्री डालनी है मानव बनाने की। बाकी सब तो देख लिया, आदमी नहीं बन पाया, बाकी सब कुछ बन गया इस धरती पे। तो कैसे, जब मैं आदमी बोलता हूँ तो औरत भी शामिल है उसमें, तो कैसे मनुष्य मानव बन जाए उसके ऊपर ये मेरी कल्पना से बेहतर, मतलब हर तरह से ये जो दर्शन है, आपको भी अगले 7 दिन लगेगा, अपनी अब तक की ज़िंदगी छोटी दिखेगी 7 दिन के सामने। तो अब ये कोशिश है कि मिलके एक टीम बन रही है। संबंध थोड़ा खून के आगे भी, पहले आधा थोड़ा समझ में आता था, थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा है। और कुछ एक ऐसी मानव बनाने की फैक्ट्री के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, पहला कार्यक्रम, ऐसे करते रहेंगे। तो आप इस बार अगर परिवार को लेके नहीं आए तो अगली बार जरूर लेके आवें। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हमारे बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने बता ही दिया है और बिल्कुल सच बताया है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ बात लपेट के या कुछ ऐसे बता दिया गया हो या मैं खड़ी हूँ तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया गया हो। बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत टकराव था, अब नहीं है। और मुझे आज सबसे प्यारी बात लगी है कि मेरे साथ मेरे सास ससुर आए हैं और मेरे ससुर जी बैठ कर के बराबर लिख रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी मदर इन लॉ पीछे है। और पापा जी को मैंने हमेशा इनके अगेंस्ट में ही देखा है, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, चाहे वो ये शिविर में जाते हैं या पहले इलेक्शन लड़े या अन्ना जी के साथ लगे कुछ भी। और मुझे यही कहते थे तुम भी लग गई इनके साथ, तुम भी जा रही हो इनके साथ। पर मुझे अब लगता है कि आज के बाद पापा जी मुझे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आज वो इस शिविर में हैं, वो इसकी भावना को समझ रहे हैं कि किस भावना से ये जुड़े हैं और मैं साथ दे रही हूँ। जैसा इन्होंने बोला वो एक थोड़ा सा गलत था कि आंदोलन में ये अकेले थे, अकेले ही आंदोलन में थे, पर घर मेरे पास था। अगर घर मैं नहीं देखती तो ये आंदोलन में कैसे जा पाते थे, क्योंकि उस समय बेटा छोटा था, मेरी दादी सास भी थी, सास ससुर जी भी थे। ये दोनों अभी इतने कैपेबल हैं कि हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं। और अभी अपने सारे काम खुद करते हैं, जितना सब कुछ है। मतलब हमको इनसे पूछना पड़ता है कि पापा जी ऐसे कैसे या मम्मी ऐसे कैसे। बाकी 31 साल की शादी के बाद में बागडोर बहू के हाथ में आ जाती है और अपना राज्य साम्राज्य संभालती है, और कुछ ऐसा नहीं कि वो चीज़ हो गया है। पर मेरे को बहुत अच्छा प्यार मिला है और बहुत अच्छा परिवार है। मेरा बुआ सास, मेरी नंदे मेरे साथ में हैं आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम हमेशा अकेले जाते हैं, आज मेरा पूरा परिवार है इस परिवार के साथ। ये परिवार तो मेरा अपना हो ही गया था,
उसके साथ आज जो मेरा एक्चुअल परिवार जिसको हम मानते आए हैं, खून के रिश्ते जिनको मान के आए हैं, वो भी आज मेरे साथ है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और काम तो सुनील जी ने किया, हमने तो खाली मजे लिए हैं। माइक पास। और आगे भी वही करने का इरादा है। और बाकी सुनील जी ने और भाभी जी ने इतना कुछ कह दिया है कि अभी बाकी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गोष्ठी का टाइम हो रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्कार, अक्षय जोशी भीलवाड़ा से। और भाई साहब की प्रेरणा से ही सबसे पहले जीवन विद्या शिविर से मैं जुड़ा। और जितना उत्साह भाई साहब के अंदर हमेशा कभी भी देखने को मिला, सुबह से लेकर शाम तक, आज तक मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के पीछे इतने उत्साह के साथ नहीं देखा। और वही उत्साह हमें बार बार खींच के लेके आता है। और लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा में जो गैप आता है, तो शिक्षा में जो गैप आ रहा है, तो अब जाके यहाँ समझ में आया चौथे शिविर में, आज पूरे दिन से यही समझ में आया कि वो शिक्षा का गैप नहीं है, वो मेरा खुद का गैप है जो शिक्षा के माध्यम से प्रकट हुआ, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो मेरे को दिखाई दे रहा है। और उसको दूर करने की कोशिश एक सार्वभौमिक व्यवस्था के द्वारा करनी है, ये ऐसा एक लक्ष्य। बढ़िया। मेरा नाम अभिलाष मोदी, ऑल्दो मैंने पहले भी 2-3 बार बोल दिया है तो नाम आपको पता चल गया होगा। और अगर बात करूं कि क्यों हेल्प करने का मन में आता है कि सर की हेल्प करनी चाहिए, अनिरुद्ध सर की, आदित्य सर की, या अल्टीमेटली खुद की, तो उसका पर्पज़ यही समझ में आता है कि मैंने सर को पहली बार देखा कि कोई 50 से ऊपर का व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के इतना पैशनेट है। अदरवाइज मैंने जनरली देखा है कि 50 से ऊपर जनरली लोग, पैशन जो होता है उनका वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगता है। पहली बार देखा, पहले आप पार्टी में थे सर, तो देखा तो वहाँ भी पैशनेट थे और एक सच्चाई थी मन में, और वो सच्चाई ना केवल दिखती थी, बोलते थे, मन में दिखती भी थी। और उतना सा मैंने भी ज़िंदगी को थोड़ा तजुर्बा लिया है कि समझ आ जाता है कि इंसान सच्चा है कि नहीं है। फिर अनिरुद्ध सर को देखा, आदित्य सर को देखा, उनको लगा कि ये भी सच्चे हैं। तो पहले जिस भी चीज़ में थे, उसके बाद में हम धीरे धीरे इस चीज़ से जुड़े और लगा कि इस चीज़ के लिए ही आने वाले जितना भी, जैसे मैं 31 का हो गया हूँ, आने वाले टाइम में जितना भी चलेगा वक्त, उसमें इसी चीज़ को देना है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि कोई हमको व्यक्ति दिखता है, हमको उसकी हेल्प करने की इच्छा करती है, पर जब तक अंदर की यात्रा ठीक ना हो तब तक वो हेल्प करने की इच्छा नहीं लगती। तो मेरी यात्रा कैसी रही मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। शुरू से एक ही चीज़ लगती थी कि जो करना है वो वर्ल्ड लेवल का करना है। तो शुरुआत में जब मैं 22-23 का था तो लगा कि इंग्लिश की बुक लिखूंगा, वो लिखी बुक, तो इंडिया का यंगेस्ट राइटर का ऐसा कुछ खिताब मिला। फिर थोड़ा हुआ तो फिर लगा, भाग मिल्खा भाग मूवी देखी तो लगा नेशनल रिकॉर्ड बनाना है, तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 27 घंटे लगातार पढ़ा करके। फिर लिम्का में भी नाम आ गया, गिनीज में भी नाम आ गया। फिर लगा यार मैं खुद एक स्पीकर हूँ, खुद एक टीचर हूँ, स्पीकिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरा स्पीच एटलीस्ट दुनिया की सबसे बड़ी जगह पर होना चाहिए। तो टेड के अंदर भी स्पीच आ गया, जो स्टॉक्स में भी स्पीच आ गया। फिर लगा यार पैसा नहीं है, अभी ये सब कुछ तो है पर पैसा नहीं है, तो खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल लिया। तो जो मैं 2 साल में नहीं कमा पाता था उतना महीने में कमाने लग गया। अल्टीमेटली ये समझ में आया कि एम्प्टीनेस वहीं की वहीं बनी हुई है। मतलब मैंने 16 लाख 17 लाख के घर से 50 लाख का घर भी खरीद लिया, पर मेरे फादर के रिश्ते ठीक होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। जब इस चीज़ की बात हुई, जब पहली बार सोम जी को खूब सुना है मैंने, पहली बार देखने का अवसर मिला और सुनने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला, पर यूट्यूब में खूब सुना है मैंने, क्योंकि मेरी लिसनिंग जो है वो मैं घंटों तक सुन सकता हूँ, ऐसा है 5-7 घंटे डेली सुन सकता हूँ। तो ये सुन में आया कि ये जो चीज़ है ये कॉन्क्रीट है, बहुत कॉन्क्रीट है। इसमें ऐसा नहीं है कि वापस रिवर्स हो जाएगा या कुछ टाइम बाद लगने लगेगा ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद ये मन बना कि अब इसी के अंदर सब कुछ करना है। तो सोम भैया ने अध्ययन बिंदु शिविर पालिताना में एक बात कही थी, पहले दिन की 4वीं-5वीं लाइन ही थी वो, कि अगर आप खुद जागृत होते हो वो अच्छी बात है, पर लोगों को जागृत होने में मदद करते हो तो वो भी आप नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप भी जागृत पूरी तरीके से नहीं हो पाओगे। तो मुझे वो बात लगी कि अगर सुनील जी कुछ कर रहे हैं या हम टीम के रूप में कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे हेल्प करवानी ही चाहिए। और जब आप ठीक करते हैं तो नियति अस्तित्व भी आपका साथ देती ही है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ देने के लिए तैयार हुए और एक अच्छी सी टीम बन के सामने आपके हैं। थैंक यू। मैं उमेद नाहटा अहमदाबाद से हूँ और करीब कुछ पहले प्रकृति से खूब प्रेम था, तो हम लोग
इतने वाइल्ड पिकनिक्स करते थे और खूब प्रकृति का आनंद जो है वो खूब गहराई से लिया, किंतु फिर मानव समाज के अंदर में लगता था कि कैसे है ना ठीक से जीना नहीं हो पा रहा है, लोग झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशंस में रहते हैं, ये कैसे ठीक हो जाए, कैसे पूरी मानव जाति ठीक हो सके। और 1982 से लेकर के करीब 40-41 साल तक बहुत सारे जगहों पे जाना हुआ, उनको देखना हुआ, अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ से कुछ रोशनी मिल जाएगी वहाँ पे चला जाता। तो बिज़नेस के साथ साथ में ये प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती गई। जब 2013 के अंदर में इससे परिचय हुआ तब लगा कि हाँ, जिन प्रश्नों के मैं उत्तर ढूंढ रहा था, जो जिस प्रकार की मानव जाति की तलाश थी, जिस प्रकार की स्वर्गमय धरती की तलाश थी, और धीरे धीरे वहाँ से लेके देखिए ये पूरा समा है वो बढ़ता जा रहा है। और वो जिस प्रकार की है ना सब मानव को तलाश रहती है कि हम लोग बढ़िया से जी पाए, एक मानवीय धरती बन पाए, एक स्वर्गमय धरती बन पाए, तो लग रहा है कि ये जो काम हुआ है वो बहुत ही अद्भुत काम हुआ है और एक हिस्टोरिकल वर्क लगता है। मतलब बहुत सारे काम अच्छे हो रहे थे किंतु जो गैप रह गए थे, जिस प्रकार की चाहत थी, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, तो लग रहा है कि इसके अंदर में वो पूरी चीज़ उपलब्ध है। वो पूरा चीज़ शिक्षा के अंदर में से है ना करोड़ों अरबों लोगों के पास में पहुंच सकता है। और धीरे धीरे उसका एक प्रक्रिया ये जीवन विद्या योजना से शुरू हुआ है, दूसरा जो शिक्षा का मानवीयकरण है उस पर भी काम चल रहा है, तो और आगे बढ़ पाएगा। तो पूरा एक जो मानव जाति जिसके लिए बनी हुई है, जिस बढ़िया से जी पाने के लिए सब लोग, लगता है कि वो इससे पूरा सपना जो मानव जाति का चिर प्रतीक्षित जो था वो पूरा होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सादुल सिंह है, जैसलमेर से हूँ। मैं 2018 से जीवन विद्या में जुड़ा। तो मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे गांव में जन्म हुआ और 5वीं में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। तो नवोदय में वहाँ गया, वहाँ सब जाति के बच्चे, धर्म के सब बच्चे आते हैं। मतलब मैं 3 स्टेप अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, बदलाव कैसे कैसे हुए। तो मैं जिस गांव से आया वहाँ आज भी जातिवाद राजस्थान में पश्चिम में चरम पे है, धार्मिक कट्टरताएं तो खैर पूरे वर्ल्ड में ही चरम पे है। आप लोग बैठ सकते हैं, हाँ बाकी वाले बैठ जाइए। तो जिनका हो गया नवोदय में गया, वहाँ 7 साल रहा, वहाँ सब कम्युनिटी का साथ खाना पीना रहता। उससे कोई संयोगवश मेरे में ये तो समीक्षा हो गई कि ये जातिवादी ज़्यादा कुछ लॉजिकली मुझे लगी नहीं। उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग वहाँ तक 12th तक थोड़ा बहुत जातिवाद का जो राजनीति था वो सब करने के बाद माइंड से निकल गया कि ये सब नहीं। कॉलेज में आने के बाद तो एक ही बुमराह के, मैं थोड़ा ग्रामीण परिवार से था तो भौतिक आवश्यकताओं की और पैसे की एक प्यास थी और रेगिस्तान का बैकवर्ड गांव है। तो मतलब वो संयोग है, जब मैं 4वीं और 5वीं था तो 15 किलोमीटर से पानी लाने के भी, ऊँट पे पीने के कभी कभी गर्मियों में स्थितियाँ बनती थी। उस स्थिति से हाँ बैठ दो, करो मैं ठीक। तो कॉलेज में आने पर लगा जैसे तैसे पैसा कमाना है। तो वहाँ से राजपूत हैं, पढ़ने का वातावरण कम है, तो ज़्यादातर हमारे मोटिवेशन यही फौज में जाते हैं। तो मैं एनसीसी में भर्ती हो गया। एनसीसी में भर्ती हो गया तो एनसीसी मेरा 2 कैंप हो गए, जोधपुर में और एक उदयपुर में। उदयपुर में मैं आज तीसरी बार आया हूँ, धीरे थोड़ा। तो वहाँ आर्मी में एक सिस्टम चलता है ना, जैसे अफसर है जो मुंह में आए बोल दिया। तो वहाँ से ये समीक्षा हो गई, यार घर पे माता पिता के भी नहीं सुनते और यहाँ आर्मी में जाएंगे सब कुछ सुनना पड़ेगा। घर पे जाके बोल दिया भाई मेरे को आर्मी में नहीं जाना। और अंदर में तुलना तो हो गई। अब पता चला कि कल्पनाशीलता नाम की कोई चीज़ होती है जीवन विद्या के बाद, पर पहले ये नहीं पता था, पता नहीं क्या है। तो घर वालों को स्पष्ट कह दिया भाई मेरे को आर्मी में नहीं जाना, भेड़ बकरी देख लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, पर नहीं जाना। और हठधर्मी और जिद्दी पहले से था और पूरे परिवार और मित्रों को पता है। ये सेकंड शिफ्टिंग। फिर कॉलेज कर रहा था तो मित्रों से पता चला है जैसे तैसे बिजनेस करो। उसके बाद मैं वाइन के ठेकों में उतर गया। 10 साल शराब का राजस्थान में काम किया, ठेकों में। पूरे परिवार, हम चारों भाइयों में, एक भाई मेरे साथ आज 20 में आए हैं और हम 3 भाइयों ने बिल्कुल ग्रामीण परिवार से थे। तो 10 साल काम किया, पैसा ठीक ठाक कमा लिया, अपना घर हो गया, शादी ब्याह चारों भाइयों का हो गया जो एक होनी चाहिए। उसके बाद ये लगा यार पैसे से कुछ नहीं है। तो 2015 में 13 में गांव जाने लगा तो यार गांव में अत्याचार हो रहा है, सरपंच जैसे सुनील नागीवाल जी ने बोला ऐसा, तो चलो गांव का कुछ करें। पैसे से मोह भंग हो गया, घर वालों को बोल दिया अब मेरे को ये काम नहीं करना और शांति का। उस समय 2 साल पहले कुछ ज़मीन ले ली और खेती का काम भी शुरू कर दिया। और उससे पहले 2012 में मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था। वैसे उस घटना से थोड़ा मैं सोचने लगा कि यार ये पैसे से कुछ हुआ नहीं तो पैसा क्यों कमाया जाए गलत काम करके। भाई शराब का काम तो गलत है, ये तो मेरे को स्वीकार था, ठीक है, पर मोह बस कमा रहा था, वो मोह वहाँ से टूट गया। तो 2015 में गांव में एक आदमी को सरपंच बनाया, 2 साल सेवा करी। वहाँ भी ये समीक्षा हुई कि यार गरीब वाकई में कोई है ही नहीं,
ये लग गया। और 50,000 का कोई मिल के काम करवाओ, लाख लेके खड़ा है। उसके बाद उसकी और अपेक्षाएं हैं, और नशा एक चरम पे है। ये तीसरा स्टेज। तो 2 साल के बाद फिर शहर में रह रहा था, 6 महीने गांव गया नहीं। और संयोग से मेरे से जूनियर नवोदय स्टूडेंट अभी गोरखपुर में है, जो जीवन विद्या से जुड़ा हुआ है, वो आया। उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, मेरे घर पे आए, 11:30 हम खाना खा के घर गए। तो उन्होंने मेरे को कुछ 1 घंटा चर्चा की। हाँ, उस चर्चा भी क्यों, मैंने उनको छेड़ा। वो क्या धार्मिक प्रवृत्ति से काफ़ी जुड़े हुए, उनके प्रभाव में मैंने कभी व्रत भी रखे थे, नवरात्रा वगैरह के, आरतियाँ वगैरह भी की थी, पूजा पाठ भी किया था। टाइम हो रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि लिंक दे दिया मेरे को यूट्यूब पे। तो मैं हठधर्मी तो बहुत था, तो उन्होंने कहा इंदौर या कानपुर चले जाओ, शिविरगढ़ में नहीं। हाँ, मैं यूट्यूब को देख सकता हूँ, क्योंकि राजीव दीक्षित जी को मैं उस समय सुनता था। फिर सोम भैया को 6 महीना दबा के सुना, मतलब बिना फेस टू फेस परिचय शिविर कम से कम 10-15 शिविर मैंने सुन लिए। और मेरा शिक्षा और हिंदी का लेवल इतना था कि मेरे को परिचय शिविर ये उस समय हो गया था कि मैं समझने के लिए कम से कम 5 साल तो लगेंगे, पर आर पार तो उसी को करना है, ठीक है। पर 3 साल दबा के लगाए। उसके बाद अध्ययन चलता रहा। अभी परिवार से मेरे बड़े भाई आए, उनका बेटा आया, मेरी वाइफ आई है। तो उसमें एक ये विश्वास बनता है कि काफ़ी लोग कहते हैं ये चीज़ भारी है, समाज में पॉसिबल नहीं है। जबकि मैं आप एक उदाहरण हूँ, मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं। मेरी वाइफ अभी तक स्कूल में कभी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। उनको आराम से समझ आ रहा है। ये सेकंड शिविर है, एक पालीताना में था और अभी ये सेकंड है। आराम से बैठते हैं, थोड़ा सुन भी लेते हैं। वहाँ मारवाड़ी में चर्चा करता हूँ। तो ये संभव तो है। हम ये कहें कि समाज में ठीक नहीं या शिक्षा में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने में अगर निष्ठा बन जाती है, दृढ़ता बन जाती है, तो आर पार होने में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मेरा नाम ज्योति है, ज्योति ककवानी। मैं अजमेर से हूँ वैसे तो। मेरी यात्रा अभी क्योंकि टाइम हो चुका है तो शॉर्ट में तो बस यही बता पाऊँगी कि मैं बहुत ही एस्पिरेशंस के साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आई थी। लेकिन वहाँ पे भी जो सिस्टम के जो सारे करप्शंस और जो सारी चीज़ें थी, तो 10 साल में ये समीक्षा तो कर पाए क्योंकि आप अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी हम उसमें लगाते थे और रिज़ल्ट बहुत बहुत कम आ रहे थे और सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आपने बहुत ज़्यादा लगाया, बहुत उस जॉब को दिया, आप सब कुछ कर रहे थे, तो वहाँ से बाहर निकलते और वो सब कुछ चेंज हो जाता। कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी और एनर्जी लगभग वेस्ट जा रही थी। आप बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं और ये सोच के कि आप ईमानदार हो इसलिए आप एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं आ रहा था। तो वो एक तलाश जारी थी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे पापा ने कहा कि तू हर साल एक नई चीज़ पकड़ती है और फिर उसको छोड़ती है, अब ये तेरा नया शगुफा है। जब मैं घर पे कह रही थी कि जी आप सब लोग चलो, तो ये यहाँ आके एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी सी आ गई। बहुत ज़्यादा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट था, जो बार बार यहाँ भाव और विचार की बात आती है कि आप कितने ही बड़े पद पे पहुँच जाओ, आपके पास कितने ही घर में आपको सर्वेंट्स हो, आपके पास कितनी गाड़ी हो, लेकिन अगर आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे ही रहेंगे। तो वो अभी मैंने दिसंबर में पहली बार पालीताना में शिविर किया था 2020 में। उसके बाद जिस तरीके से मैं उस चीज़ को नोटिस कर पाई, मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मेरे आचरण में बहुत ज़्यादा चेंज आ पाया है। कोई बहुत साउंड कंडीशनिंग है, तो ये पूरी यात्रा अभी अनकंडीशनिंग के ही चल रही है, अनलर्निंग की ही चल रही है, लेकिन ध्यान बहुत जा रहा है। अब मैं गैप्स देख पा रही हूँ कि यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। तो प्रयास है कि उसे भी आने वाले समय में हम ठीक करते रहेंगे। बहुत अच्छी टीम है और हम सब लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे को समझने में सहायता कर पा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मुझे हमेशा ये लगता है कि यही मेरा परिवार है, मैं ही इनके साथ सीखूं और आगे बढ़ूं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम विजय है, मूलतः अजमेर का रहने वाला हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहले शिविर में अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी के दबाव में आए हैं? सुबह बोलते तो बोल देते। तो मेरा जब पहला शिविर हुआ था तो जैसे हमारे घर में पापा और मेरी ये सहमति थी कि किन्हीं चक्करों में नहीं पड़ना फालतू, है ना। वो चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, चाहे पार्टियां हों। तो हमारे मित्र हैं, पीछे आदित्य भैया बैठे हैं, तो उन्होंने मतलब हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और आखिरी लाइन उन्होंने जाते जाते ये बोली कि मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास करता है तो इस शिविर में चला जा।
तो सितंबर 2019 से ये यात्रा शुरू हुई और बहुत सुखद यात्रा रही। 2-3 चीज़ों पर सहमति पहले से ही थी कि दुनिया पार्टी नहीं बदलेगी, दुनिया आंदोलन नहीं बदलेंगे, दुनिया बदलेगी जो चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन आते हैं। इस बात की तो सहमति थी, लेकिन क्या करना है और कैसे करना है वो कुछ पता नहीं था। लेकिन इस दर्शन के संपर्क में आने के बाद कम से कम इस बात की ये सहमति बनी कि हाँ, शिक्षा से ही संभव है, परिवर्तन शिक्षा से ही होगा और कंटेंट उपलब्ध है। अब काम बाकी हमें करना है कि वो कैसे पहुँचेगा। तो अभी इस बात की दूसरी सहमति ये बनी कि हाँ, दुनिया में तो 7 खरब लोग हैं या जो भी अरब लोग हैं, लेकिन सबको ठीक नहीं कर सकते ना हाथ पकड़ पकड़ के। तो शुरुआत मुझसे ही होगी, मैं एक आदमी को ठीक कर सकता हूँ वो मैं खुद हूँ। तो यहाँ से जब ये सहमति बनती है तो हाँ, खुद में दिखता है कि हाँ क्या क्या कमियाँ हैं और उसको भी ठीक करने की सहमति आगे बनती है और दर्शन आपको ये मदद करता ही है जी। तो मेरी अब शिक्षा की, हालांकि हमारी पीड़ाएं हमारी कार्यक्रम होती हैं, तो शिक्षा पीएचडी करने के बाद हमको ये पता पड़ रहा है कि हाँ यार धोखा हो गया एक्चुअल में, तो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी पढ़ ली या पढ़ा दी गई जो किसी काम में आ नहीं रही। तो यहाँ से मेरा वो कार्यक्रम निकलेगा। आप सबको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सुखद हो और मुझे लगता है कि 7 दिन में तो कम से कम आपको ये भरोसा होगा ही कि हाँ ये संभव है, मतलब जैसा हम अच्छा सोच रहे हैं वैसा पॉसिबल है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ब्रिज किशोर शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ और मैं शिक्षा से ही जुड़ा हूँ पिछले 22 साल से। और जैसा कि विजय भाई ने बताया कि पीएचडी करने के बाद, तो मैंने पीएचडी इंजीनियरिंग में किया था 10 साल पहले और अब लग रहा है कि वो धोखा ही हो गया। मतलब अब नहीं, 2-3 साल में लग गया था। जब मैं इस विद्या में आया तब लग गया था कि धोखा हो गया, वो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, धोखा ही हुआ। और पहले मैं बहुत बाहर समझाने की कोशिश करता था लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीम को, अपने बच्चों को, लेकिन अब समझ में आया कि बाहर समझाना कुछ नहीं है, ये तो समझने का ही काम है। तो पहले बाहर समझाने पर ज़्यादा फोकस था, अब समझने पर ज़्यादा फोकस है। तो बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मूलतः भिलवाड़ा का रहने वाला हूँ। समय हो चुका है तो बस मैं संक्षेप में एक बात कहूँगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले दिन में ये भी लगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, पर हमारे पास बहुत कुछ पहले से है ही। मेरे पास भी ऐसा ही था, जैसा भैया ने बोला, तो एक माइक मेरे पास ही रहता था जब मेरा पहला परिचय शिविर था। तो मैं बस सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़ आपसे निवेदन है, आपके पास जितने प्रश्न हैं बात कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको मान लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये मेरी एक बहुत विनम्र विनती है। सबसे पहली बात जो ऊपर लिखा है, प्रस्ताव मानना नहीं है, आपको मानना नहीं है, आप बात कीजिए, आप इस पर डिस्कस कीजिए। अभी गोष्ठी होने वाली है, हम लोग मिलकर डिस्कस करें। आपका असहमत होने का प्रयास आपको समझने में सहायक होगा। जब तक आप असहमत नहीं होंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, बोल दिया, ओके। तो इस पे डिस्कशन करेंगे, इस पे असहमत होंगे तो बात हो पाएगी और समझने की और आगे बढ़ पाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं सरदार सर से केशव धनोदिया 2015 में पहला शिविर किया था अजय जी दामा जी का। तो जब पहला दिन स्टार्ट हुआ था तो सबसे आखिर में बैठा था मैं, तो मुझे लगा कि मेरे काम की बात है, तो मैं प्रश्न पूछता गया और मेरे प्रश्न हल होते गए। तो जितने प्रश्न थे मैंने सारे दाग डाले और मैं 7वें दिन देखता हूँ कि मैं लास्ट से फर्स्ट रो में आ गया था। जितने मेरा क्वेश्चन थे सारे मैंने पूछे थे। तो आप भी सभी साथियों से, सभी से निवेदन है, जो भी मन में प्रश्न हो, ये अकेला मंच ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी के सारे प्रश्नों को हल कर सकता है। ज़िंदगी की जितनी भी समस्या है, आपके अंदर की, चाहे बाहर की, समाज की, दुनिया की, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के बाहर की कहीं भी कोई समस्या है, ये अकेला मंच है जो दावा करता है और इसी से ही वो सॉल्यूशन निकलने वाला है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में करौली ज़िले से हूँ। मेरा नाम विनोद है और मैं ग्रामीण जीवन में पला बढ़ा, बीएड किया और बीएड करते समय मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी सामाजिक असमानताएं हैं,
आर्थिक असमानताएं, वो मुझे गांव से ही ऐसे समझ में आने लगी थी। भावुक व्यक्तित्व था और संवेदनशीलता के मुद्दों पर खूब काम करता था। तो मैं 2006 से ही स्वामी रामदेव जी से जुड़ गया और मेरा पूरा जो व्यक्तिगत जीवन है वो आंदोलनकारी और रोड पर और सुबह 4 बजे जगना, गांव-गांव में योग शिविर लगाना, ये सब करना, दुनिया बदल डालनी, ऐसा चलता रहा। आगीवाल जी से परिचय था तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको 2 साल पहले कि एक शिविर में आना चाहिए। तो मैं उस शिविर में आया। उस समय भी मेरी मानसिक स्थिति बहुत आक्रामक और अलग तरह की थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि स्वयं के साथ में ही मुझको काम करना है, समाज और दुनिया के साथ में काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 साल से अपना अध्ययन जारी है और धीरे धीरे अपने आप को भी समझ पा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। अभी बहुत कुछ करना शेष है। सभी को नमस्ते। मैं अच्युत, पाली से, राजस्थान। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे आज हमने पढ़ा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो मैंने देखा कि इस ग्रुप में भी देखें तो जिन लोगों ने पहले परिचय किया हुआ है और आगे भी कर रहे हैं, तो अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग बिजनेस है, कोई टीचर हैं, कोई खेती कर रहे हैं, भैया ने PhD कर रखी है, टीचर्स अलग अलग के हैं। पर जब हम रूप बल धन पद की पैकेजिंग उतारते हैं तो मानव आता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग उम्र के लोग हैं, एज है, हमारा प्रोफेशन अलग अलग है। मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ लोग यहाँ पे फार्म बिजनेस कर रहे होंगे, पर जब ये सब हम हटाते हैं तो मानव आता है। और जब हम यहाँ पे समझने आए हैं तो हम अपने लिए समझें, तो ये ऐसा लगता है कि हमारे लिए समझने लायक चीज़ है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम निष्ठा भाव से सिर्फ समझने के लिए इसको एक बार सुने, इसको हम प्रोसेस करें, लॉजिकली एक्सेप्ट होगा ये, और आप भी कोशिश करें कि लॉजिकली हम इसके अंदर कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर डिनाइल भी है तो उसके क्वेश्चंस हम ओपनली पूछें, और ज़्यादा गैप ना हो तो अपने गैप हो भी तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो उनसे भी बात होती रहेगी आपकी। तो धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदित्य है और मैं भीलवाड़ा से ही हूँ। अभी मैं ऐसा सोच रहा था, जैसे हम लोग सब ने, जैसे मैं भी जब स्कूल जाना शुरू हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, 2 मिनट में, कि हम सब ने अपने एजुकेशन को लगभग 20-20 साल दिए हैं, है ना। हम सब में से सारे लोग स्कूल, सब लोग गए हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, 20-20 साल हम सब ने दिए। और 20 साल इतने ही ईमानदारी से हम लोग कॉपी पेन लेके बोर्ड के सामने बैठे हैं, एक टीचर के सामने बैठे हैं। और 20 साल बाद जब निकल के समाज में आए तो समाज में जो चीज़ें हमें देखने को मिली वो हम एजुकेशन में जो सीखा उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। कहीं सिखाया कि सच बोलना चाहिए, कहीं मैनेजमेंट सिखा दिया, है ना। पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाए, सोशल साइंस पढ़ी वो सोसाइटी में फिट नहीं रह पाए, है ना। मैंने ज्योग्राफी में, मेरा स्टडी ज्योग्राफी का है, तो PhD करने के बाद भी अपने खेत की मिट्टी नहीं पहचान पाया, है ना। तो अच्छा, किसी ने अगर मान लो मॉरल साइंस पढ़ी, किसी ने रिलीजियस साइंस पढ़ी, या कुछ कुछ जो भी पढ़ा वो जीने में नहीं आ पाया। पर इतनी ईमानदारी से हमने होमवर्क किया, हमने एग्ज़ाम दिए, हमने डिग्री ली, है ना, नौकरी की, बिजनेस किया, पैसे आए। जैसे मेरी मम्मी जी में आए तो ये कहते थे बेटा पढ़ लो सुख पाओगे, है ना। 10वीं में ही बोला, 12वीं में बोला। मैं 5वीं से मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था बचपन से, LKG से लेके PhD तक मैं रोता रहा पढ़ने में, पर फिर भी 5वीं से लेके यूनिवर्सिटी तक मैं फर्स्ट रैंक पे आता रहा कि कहीं सुख मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर PhD में ड्रॉप आउट कर दिया। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और एट द एज ऑफ 29 मैंने पढ़ाते हुए ये पाया कि अब मेरे पास मान लो घर परिवार में जो भी स्थिति है कि मकान है, गाड़ी है, एक नौकरी है जो 30 साल तक मेरे को बढ़िया से काम में लेगी, फिर काम का नहीं रहेंगे तो वो छोड़ देगी। पर अब जो मेरी 3 साल की बेटी है, मैं उसको हाथ में लेता था तो मुझे लगता नहीं था कि मेरे पास देने के लिए कुछ है। तो उस समय मैं सोचता था कि अब ये जो नई जिंदगी शुरू हो रही है इसको देने के लिए मेरे पास क्या है, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा में केवल पैसा पाया, पैसा कमा लिया, पर इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको समझ चाहिए। तो इसी दौरान विद्या से परिचय भाई साहब सुनील जी के कारण ही हुआ। इन्होंने खूब आग्रह किया,
जितना आप सबको किया ही होगा। बहुत खींचातानी हुई है ना, और मैंने भी वीडियो देखे सोम भैया के, पर मेरे को लगा ब्लैक एंड वाइट बहुत हैं और ऐसे दुनिया नहीं बदलती है। पर बोले तुम चलो, और पूरा इमोशनली होके बोले मैं मेरे 53 साल की ज़िंदगी को गलत मान लूँगा अगर तुम कह देते हो ये गलत है, और बोले कि अपना संबंध नाम पे एक बार चलो ऐसे करके। तो फिर मैंने पहला शिविर 2019 में किया हापुड़ में सोम भैया का, और वाकई हम लोग काफ़ी, मैंने इनको कहा शिविर के बाद सोम भैया को कहा कि हम लोगों ने धोखे ज़्यादा खाए हैं, हमारी पीढ़ी ने ज़्यादा आशाराम देखे हैं, इंसान पे विश्वास नहीं होता है, इस कंटेंट पे विश्वास हो रहा है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और भैया ने कहा हाँ कंटेंट पे विश्वास करो और आगे बढ़ो। तो फिर समझने के लिए बैक टू बैक 15 दिन बाद वापस शिविर था। मैं छुट्टी लेके कॉलेज से वापस गया, और पिछले 2 साल, मेरी 3 साल की बेटी है, उसका ये 5वां शिविर है। तो हम लोगों ने काफ़ी शिविर किए, और आप यकीन मानिए 20, 22, 25 साल की एजुकेशन में जो हमने जितनी ईमानदारी से अपना काम किया है, जितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है, 7 दिन अगर उतनी ईमानदारी से दे देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारा दिमाग में चलता है, घर पे क्या चल रहा होगा, बिजनेस में क्या चल रहा होगा, या रूम सही नहीं मिला है, खाने में ये नमक कम मिर्ची ज़्यादा, है ना, ये काफ़ी सारा दिमाग में चलता है। उन सबको, जैसे ये वाला पार्ट हमारा सब घर पे रखा है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, इन सबको एक बार साइड में रख के 7 दिन पूरी लिसनिंग दीजिए, और विश्वास कीजिए अंदर जो एक कंटेनमेंट आएगा, एक फुलफिलमेंट अंदर जो आएगा, वो आपको एक जिंदगी की सच्चाइयों की ओर और पूर्णता की ओर ले जाएगा। और जैसा कि भैया ने कहा, डिस्कस करते रहिए, और इंसान समझना ही चाहता है, और समझने का पूरा प्रोसेस आपको बताया ही है यहाँ पे, तो डिस्कस करते रहिए। थैंक यू। इस टीम को आशीर्वाद देने के लिए मैं पिताश्री को बुलाना चाहता हूँ। आपके बिना कैसे हो? मुझको तो दोपहर में आशीर्वाद मिल गया। नहीं नहीं नहीं, आप बैठ सकते हैं। हाँ, सब लोगों में नमस्कार। माइक तो आप सब लोगों में नमस्कार। मालूम है आप बहुत दूर दूर से आए हैं, थोड़ा माइक की आवाज़ बढ़ा। काफ़ी परेशानियाँ भी आई होगी, फिर भी ये आए, और मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं नहीं होगी, और जो काम ये कर रहे हैं वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा होगा। मैं जहाँ तक मेरी सोच है। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए, आप पकड़ लीजिए नहीं तो। और आप लोग जो है मैं तो खैर अभी जा रहा हूँ आज, आप लोग इसका लुत्फ उठाइएगा। धन्यवाद। नहीं, वैसे आप 83 के हैं, कोशिश करेंगे नहीं जाएं आज, और सुनेंगे 7 दिन सुनेंगे। अच्छा, हमने भी बहुत सुना है। तो एक तो ये, दूसरा मैं 1-2 लोगों ने अपना परिचय पूरा नहीं दिया, मैं बता दूं। जैसे वो विनोद जो था करौली से, वो आयुर्वेद का एक्सपर्ट है ना, आपको किसी जरूरत होती है तो उससे परामर्श ले सकते हैं। एक बार खड़े एक हाँ विनोद ही है ना, आयुर्वेद में अच्छी पकड़ है इसकी। और उम्मेद भाई क्या कि मैंने 55 साल में ऐसे कम लोग देखे हैं जिनका दिल उनके शरीर से बड़ा हो। जितने मोटे ये है ना, उससे मोटा इनका दिल है। ये भारत से लेके कनाडा तक पूरी दुनिया में मनुष्य जाति की आवश्यकता तो एक ही है जो अगले 7 दिन में खुलेगी। तो उसमें यहाँ से लेके वहाँ तक ये इतना मदद कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, 2500 एम्प्लॉई हैं, करोड़ों में दान करते हैं, करोड़ों में, और बताते भी नहीं है। तो ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता पड़े, जो लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो लोग भी मानते हैं कि यार जो खालीपन था वो तो यहाँ आके भरा है। ऐसे ही वो अनिरुद्ध आया था अभी, वो चला गया, वो IAS है, IRS है, परीक्षा तो एक ही होती है, GST कमिश्नर है, और वो कह रहा है मैं देश की सबसे बड़ी नौकरी करके देख लिया, अंदर सब खोखला है। तो हमको ये अंदाजा रहे कि हम अपने बच्चे पे जो भी परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी में IAS तक पहुंच जाए, चाहे व्यापार में वो 2500 एम्प्लॉय तक पहुंच जाए, मन के खालीपन के दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी बताती नहीं है। ये मन कैसे भरेगा? ये खाली यहीं भरेगा ये। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हाँ जी, 7 बजा है तो केवल 5 मिनट के लिए और हमारे वो मित्र आ जाएं जो रात को गोष्ठी को सपोर्ट करेंगे। कमल मंगल जी, जो भी पुराने साथी हैं ना, जिनको पुराने लगता है एक साथी, एक ग्रुप को नाटा जी। कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हाँ, जिग्नेश। तो शॉर्ट में 1-1 मिनट में अपना बस नाम पता बता दें ताकि ये लोग आपको पहचान लें। हाँ जी। नमस्कार, और कमल जो भी अहमदाबाद हैं। आनंद निकेतन से। केवल इतना कहना है कि मैं शिविर बार बार कर रहा हूँ तो घर पे प्रश्न आया था कि आप बार बार कर रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार क्यों सुन रहे हो। तो मैंने कहा क्या आंसर दूँ इसको। मेरे भांजे ने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा तू बिजनेस करने रोज जाता है। रोज जाता हूँ। वही काम करता है? वही काम करता हूँ। तो मैंने आंसर मिला, हाँ वही काम करता हूँ। तेरी परेशानी बढ़ती है कम होती है? कि बढ़ती है, जो जो बिजनेस में ऊपर बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें घटती है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम अंजू है, मैं अहमदाबाद से हूँ। विद्या से मुझे जो मेरे शिक्षा को लेके जो मेरी प्यास थी कि बच्चों को 20 साल में वो कंटेंट मिले जिससे वो खुद को समझ पाएँ, परिवार और इस प्रकृति माँ के साथ उत्सव पूर्वक जी पाएँ, सारे उत्तर जो हैं मुझे इस दर्शन से मिले हैं और पूर्ण तृप्ति, पूर्ण खुशहाली, नित्य उत्सव मुझे प्राप्त हुआ है। और आज जो ये ऐतिहासिक राजस्थान में कार्य हुआ है, मैं सुनील भैया के पेरेंट्स को और पूरी टीम को उनके जो भी माता पिता यहाँ पे हैं, आपने ये सभी समाज के सच्चे हीरे हैं, जिससे वो रोशनी है जिससे इतने सारे लोगों के जीवन में खुशहाली आई है और भी आती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महान आत्माओं को आपने जन्म दिया है जिन्होंने राजस्थान में इतनी गजब की शुरुआत की है। थैंक यू। परिचय जिग्नेश भाई, आपका भी परिचय दे दें। सभी को नमस्ते। सब 2 मिनट में रख देता हूँ। शरीर यात्रा जब से शुरू हुई तब से एक पहले से ही जिज्ञासा बनी हुई थी इन तरह के ऐसे प्रश्नों के ऊपर। तो बहुत सारे धर्म को जांच के देखा, लेकिन उसमें खालीपन दिखा। साथ में साइंस बैकग्राउंड से थे तो उसमें भी मतलब ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत सारा खालीपन दिखा। यहाँ तक कि खुद ऐसा भी सोच लिया था कि अगर मेरे को कुछ नहीं मिला तो सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ, और ऐसा 4000 बार सोच लिया था मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से फिर तो उस धरातल पे आके मतलब इतनी तीव्रता होने के बाद एक संयोग मिला, और संयोग से सोम भाई का एक शिविर हापुड़ में लगा था कल, वहाँ पे मैंने देखा। फिर उस टाइम से लेके आज तक कभी एक भी मंथ ऐसा खाली नहीं गया जिसमें मैंने एक शिविर ना की हो। और ये 4.5 साल आज नहीं कम से कम है। तो 40 से प्लस शिविर लाइव किए हुए हैं। उसके अलावा यूट्यूब में 1800-2000 घंटे सुने हुए हैं। तो दर्शन में मैं आपको सहायक हो सकता हूँ, और अगर आप भी मेरे को सहायक हो सकते हो, क्योंकि मेरा भी ध्यान है, आप भी इंगित कराओगे, और कौन कराएगा। नमस्ते, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। और भी कोई अपना साथी जो पुराना, जिसका नाम मैं चूक रहा हूँ, जिसको लगता है कि वो थोड़ा गोष्ठी में मदद कर सकता है? नहीं तो सुनिए ना अग्रवाल भाई, पूछ लेते हैं सभा से। देखिए, आप सभी यात्रा करके आए हैं, तो रूटीन में जो शिविर जैसे चलता है कि रात को खाने के बाद लगभग 8:30 से 9:30 1 घंटे की छोटे छोटे ग्रुप्स में शेयरिंग होती है। यदि आपको लगता है कि आज थोड़ी थकान है, आज ना किया जाए, तो आज कैंसिल कर देंगे। यदि आपको लगता है कि आप भोजन के बाद 1 घंटा छोटे ग्रुप्स में बैठ के आपस में शेयरिंग करना चाहेंगे, तो इसको कर सकते हैं। करना चाहेंगे? मैं ठीक है। फिर भी किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि ऐसा लगे कि आज आराम की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट कर लें, और जो करना चाहते हैं वो आज कर लें। आज के लिए ऐसा कर। मैं भरत सुथार, जो खुशहाली मिली है वो शाम की, आज के बाद की जो गोष्ठी होगी हर रोज़ बांटेंगे। बढ़िया। तो 8:30 से 9:30 इसी हॉल में बैठेंगे, सब इसी हॉल में आ जाएं, और 10-10 के ग्रुप अपनी स्वेच्छा से बना लें। 11 भी हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं।
10 ग्रुप बनेंगे 10-10 के। अच्छा 10 ग्रुप बनेंगे, संख्या जितनी भी हो, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, चलेगा। थैंक यू, नमस्कार सभी को।